ओह, क्या हाल चाल है। टाइगर जिंदा है और बिल्कुल चकाचक भी। जो 2x पे देखता है उसके लिए एक वार्निंग है कि वो वीडियो को 0.75x पर देखे जब उन्हें वीडियो समझ ना आए तो, और अगर समझ आ रही है तो देखो। बाकी 1x वालों के लिए ये वीडियो मास्टरपीस होने वाली है, तो आराम से देखो। कहानी की शुरुआत यूसुतो से होती है, जो टावर में एक इलाइट डीमन से बचकर भाग रहा था। वो इतना जख्मी था कि लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है। वो मदद की गुहार लगा रहा था ताकि उसे कोई बचा ले, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था। तभी वो इलाइट डीमन यूसुतो के सामने आ जाता है। यूसुतो हिम्मत कर खड़ा होता है। वो ऐसे मौत के डर से नहीं जीना चाहता था, चाहे उसके ऊपर पूरी दुनिया हंसे या उसे पूरी दुनिया छोड़ दे। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसे अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए लड़ना होगा। यूसुतो उस डीमन पर हमला करता है, लेकिन वो डीमन यूसुतो को एक ही झटके में पीछे कर देता है। उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। वो डीमन नीचे के ग्राउंड पर हमला कर उस ग्राउंड को तोड़ देता है और यूसुतो उसी में समाने लगता है। यूसुतो एक स्ट्रॉन्ग चैलेंजर बनना चाहता था, लेकिन अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ, भले ही ये शुरुआत लग रही हो। और यूसुतो की चीख के साथ उसकी मौत हो जाती है। मैजिक टावर एक ऐसी चीज जो इंसानों की समझ के बाहर है। मैजिक टावर जो डंजन की तरह है, वो कहीं से पूरी दुनिया में आने लगे और इनके अंदर गेम की तरह एक दुनिया है जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। स्वॉर्ड्स, मैजिक, स्किल्स और साथ ही साथ मॉन्स्टर्स। और मैजिक टावर से निकले हुए मैजिक स्टोन्स, ट्रेजर्स को ऊंची कीमतों में खरीदा जाता है, और जो उन ट्रेजर्स को लेकर आते हैं उन्हें चैलेंजर्स कहा जाता है। लेकिन एक चैलेंजर की जिंदगी हमेशा खतरे में होती है, भले ही ये एक गेम की तरह हो। लेकिन अगर एक बार चैलेंजर मैजिक टावर में मर जाता है तो वो रियलिटी में भी मर जाएगा। खैर, यूसुतो की आंख वापस खुल जाती है और वो जिंदा हो जाता है। उसके पास इन्फिनाइट रिवाइवल की स्किल है। इन्फिनाइट रिवाइवल यानी जितनी बार भी वो मैजिक टावर में मरेगा, ये स्किल तुम्हें जिंदगी में वापस ले आएगी। यूसुतो हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद एक पार्ट टाइम जॉब करने लगा, लेकिन जब टावर अपीयर हुआ तो उसे लगा कि वो एक चैलेंजर बनकर अपनी जिंदगी को चेंज कर सकता है। यूसुतो हर दिन मेहनत करता है ताकि उसे ट्रेजर्स और मैजिक स्टोन मिले। उसने एक रेयर स्किल पाई जो किसी के पास नहीं है। एक मर्चेंट जो मैजिक टावर के एंट्रेंस पर इन्फिनाइट रिवाइवल की स्किल बेच रहा था। यूसुतो ने अपनी सारी सेविंग्स और कर्ज लेकर उस स्किल को खरीद लिया, और इस तरह से यूसुतो को एक बॉडी मिल जाती है जो कभी मर नहीं सकती। लेकिन इसमें भी एक फॉल्ट है, डेथ पेनल्टी। यानी यूसुतो जितनी बार मरेगा उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, और वो जितनी बार भी मरकर जिंदा होगा उसके स्टैट्स कम होंगे। जब वो पहली बार मरा तो उसका डिफेंस 50 से कम हो गया, दूसरी बार में 70 अटैक कम हुआ, और तीसरी बार में 250 एचपी। और इसी तरह से हर बार उसके रैंडमली स्टैट्स घटते जाते हैं। और इस बार उसकी एजिलिटी 60 से कम हो गई, और अब उसके पास एक ही एजिलिटी बची हुई है, जिसे देखकर यूसुतो हंसने लगता है, क्योंकि अगर एक बार एजिलिटी कम हो गई तो यूसुतो हिलने डुलने के लायक भी नहीं रहेगा, और फिर वो एक चैलेंजर की तरह कभी कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। मरने के बाद उसे 10 सेकंड का समय दिया जाता है ताकि वो रिवाइव हो सके, और इसी के साथ यूसुतो वापस जिंदा हो जाता है। उसकी एजिलिटी कम होने से उसे अपनी बॉडी हैवी फील हो रही थी, और उसे लग रहा था कि वो नीचे वाले फ्लोर पर आ गिरा है। यूसुतो सामने देखता है तो उसे गोल्डन कलर में चमकता हुआ एक अल्ट्रा रेयर स्किल स्टोन दिखाई देता है। अगर यूसुतो इस स्टोन को बेचता है तो वो अपने सारे कर्ज को उतार सकता है, और यही सोचकर वो आगे बढ़ने लगता है। उसे कहीं भी कोई मॉन्स्टर नहीं दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि वो आसानी से जीत जाएगा, लेकिन वो गलत था। जैसे ही वो पहला कदम बढ़ाता है, वहां का ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और यूसुतो कई सारे खंजर्स के साथ मारा जाता है, और इंस्टेंट रिवाइवल के साथ उसकी स्ट्रेंथ 50 से कम हो जाती है। यूसुतो इतने खतरनाक ट्रैप को देखकर डर जाता है, लेकिन वो रुकने वाला नहीं था। लेकिन स्ट्रेंथ के कम हो जाने की वजह से वो अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा था। जैसे ही वो सहारा लेने के लिए अपने हाथ को बगल वाली दीवार से टच करता है, वहाँ का ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और एक स्टैचू यूसुतो को जलाकर राख कर देता है। और इस बार मरने पर उसकी 250 एचपी कम हो जाती है, और इस बार वो इस स्टैचू के हमले से बच जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, और उसे समझ आ गया था कि ये पतला रास्ता इसीलिए बनाया गया है ताकि स्किल को दिखाकर लोगों को लुभाया जा सके, और वो जैसे ही कदम बढ़ाए उन्हें इंस्टेंट डेथ मिले। तुम्हारे पास चाहे जितनी भी जिंदगियां हो, तुम इसे पार नहीं कर पाओगे। यूसुतो चाहे इस टावर का सबसे वीकेस्ट चैलेंजर क्यों ना हो, लेकिन उसके पास इन्फिनाइट रिवाइवल की ताकत है, और उस स्किल को पाने के लिए वो हर बार मरने के लिए तैयार था। जितनी बार भी वो मरता उसके स्टैट्स कम होते जाते, और इतनी बार मरने की वजह से उसका विजन ब्लर होता जा रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी कॉन्शियसनेस जल्द ही खत्म हो जाएगी। लेकिन आखिरकार कई बार मरने के बाद वो स्किल यूसुतो के हाथ में होती है, लेकिन उसके स्टैट्स इतने घट चुके थे कि वो बेहोश होने लगता है। सिस्टम उससे पूछता है क्या वो स्किल स्टोन को यूज करना चाहता है, लेकिन कोई जवाब न आने की वजह से सिस्टम उसे खुद ही यूजर को इनहेरिट करवा देता है, और उसे एक स्किल मिलती है जिसका नाम इन्वर्जन होता है। यूसुतो की आंखें खुलती है और
वो अपने आप को पहले से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाता है। और जब वो अपने स्टैट्स देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके स्टैट्स में बफ लगा हुआ था। जितने भी स्टैट्स उसके नेगेटिव में थे वो सभी पॉजिटिव में बदल जाते हैं। यूसुतो को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसी स्किल कब मिली। जब वो स्किल बॉक्स की तरफ देखता है तो उसमें सिर्फ रेत बची थी और उसे समझ आ जाता है कि उसने स्किल स्टोन को यूज कर लिया है। और ये जानकर यूसुतो को अच्छा लगता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो जितनी बार भी मरेगा उतना ज्यादा ताकतवर होता जाएगा और इस पावर के साथ वो एक टॉप चैलेंजर बन सकता है। अब चाहे कुछ भी हो, यूसुतो अपनी किस्मत खुद लिखेगा और इस दुनिया में अपना नाम बनाएगा। यूसुतो वापस जाने के लिए पीछे मुड़ता है और उसे वही रास्ता दिखाई देता है जिसमें वो कई बार मर चुका है। और यूसुतो के चेक करने पर पता चलता है कि सारे ट्रैप अभी भी एक्टिवेट हैं। यूसुतो को उसी रास्ते से वापस जाना होगा। ये जानकर उसकी रूह काम जाती है, क्योंकि जितनी बार भी वो मरता है उसे असहनीय दर्द होता है। भले ही उसे ये पता हो कि वो जितनी बार भी मरेगा वो ताकतवर होता जाएगा। यूसुतो अपने डर पर काबू करता है, क्योंकि उसके अभी के स्टैट्स डबल हो चुके हैं और शायद वो इन ट्रैप्स से बचकर बाहर जा सकता है और उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है। यही सोचकर वो तेजी से उन ट्रैप्स को पार करने लगता है। सबसे पहले उसके सामने भाले आते हैं और उन सैकड़ों भालों को यूसुतो तेजी से डॉज कर रहा था और एक जंप के साथ वो पहले ट्रैप को पार कर लेता है। दूसरे ट्रैप में उसके सामने बिजली का जाल होता है और इतने तेज होने के बावजूद भी यूसुतो उनके पैटर्न्स को देख पा रहा था और उसे पार कर आसानी से बचकर निकल आता है। और इसी तरह कर वो अगले ट्रैप को भी डॉज कर लेता है और अगला ट्रैप वही स्टैचू था जो हर बार यूसुतो को जलाकर राख कर देता था। यूसुतो जल्दी से सिस्टम से तलवार निकालकर उस स्टैचू को ही तोड़ देता है और आखिर में कई सारे खंजर जिन्हें यूसुतो एक एक कर काट देता है और इस तरह से वो पूरे ट्रैप को ही पार कर लेता है। और यूसुतो को फील होता है कि वो सच में एक स्ट्रॉन्ग चैलेंजर बन सकता है। जिसके बाद यूसुतो उसी छेद के सामने आ जाता है जिससे वो इस फ्लोर पर आकर गिरा था। अगर यहाँ पर पुराना यूसुतो होता तो उसके लिए इस छेद को पार करना नामुमकिन था, लेकिन अब की बात कुछ और है। यूसुतो रन अप लेकर एक ऊंची जंप लगाता है और उस छेद की चट्टानों का सहारा लेते हुए यूसुतो बाहर आ जाता है, जिसके सामने वही इलाइट मॉन्स्टर था। इलाइट मॉन्स्टर यूसुतो को देखते ही उस पर हमला कर देता है, जिसे यूसुतो ब्लॉक करता है और एक बैक जंप लेकर दूर हो जाता है। इससे मॉन्स्टर को हैरानी होती है और इस बार यूसुतो कॉन्फिडेंट था। यूसुतो अपनी तलवार उस डीमन के सामने कर देता है, जिससे उस इलाइट डीमन को बहुत गुस्सा आ जाता है और यूसुतो भी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयार था। वो मॉन्स्टर चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन इन्फिनाइट लाइफ के साथ यूसुतो उस मॉन्स्टर को मार ही देगा। यूसुतो तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और उसके हमले को डॉज कर उसके एक हाथ को काट देता है और एक जोरदार पंच के साथ उसे दूर फेंक देता है। यूसुतो जब अपने आप को जीता मान ही रहा था, तभी वो मॉन्स्टर यूसुतो पर फिर से अपनी एनर्जी से हमला कर देता है और उसका कटा हुआ हाथ भी रीजनरेट हो चुका था। यूसुतो उस हमले को तेजी से डॉज करता है। यूसुतो को समझ नहीं आ रहा था कि इतना ताकतवर मॉन्स्टर थर्ड फ्लोर पर क्या कर रहा है। यूसुतो फिर से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है, जिसे वो ब्लॉक कर यूसुतो को दूर धकेल देता है। वो मॉन्स्टर तेजी से यूसुतो की तरफ बढ़ता है। वो मॉन्स्टर कई सारे हमले यूसुतो के ऊपर करता है, जिसे यूसुतो अपनी टूटी हुई तलवार से ब्लॉक करता है और मॉन्स्टर के आखिरी हमले में यूसुतो नीचे आ जाता है और इस बार वो मॉन्स्टर अपने दोनों हाथों में एनर्जी को इकट्ठा कर उससे एक तलवार बना लेता है, यानी अब वो पूरी ताकत से यूसुतो से लड़ेगा। वो मॉन्स्टर अपनी तलवार से यूसुतो पर हमला करता है और तलवार से निकली हुई एनर्जी यूसुतो पर गिरने लगती है, जिसे यूसुतो भागते हुए डॉज कर रहा था। तभी वो मॉन्स्टर यूसुतो के पीछे आ जाता है और यूसुतो पर हमला करता है। यूसुतो पीछे घूमकर उस हमले को ब्लॉक करता है। उसकी फोर्स इतनी ज्यादा थी कि नीचे का ग्राउंड भी टूट जाता है। जिस हमले को यूसुतो अपनी जान लगाकर रोक रहा था, तभी वो मॉन्स्टर अपनी एनर्जी के साथ यूसुतो के सर को उड़ा देता है, जिससे यूसुतो की मौत हो जाती है और डेथ पेनल्टी की वजह से उसकी स्ट्रेंथ 40 से कम हो जाती है। लेकिन इन्वर्सन की वजह से उसकी स्ट्रेंथ 40 से बढ़ जाती है और इंस्टेंट रिवाइवल की वजह से यूसुतो पीछे से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है, जिसे वो मॉन्स्टर ब्लॉक करता है, लेकिन फोर्स की वजह से घसीटते हुए दूर हो जाता है। और इस बार उस मॉन्स्टर के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। यूसुतो गुस्से में था, क्योंकि भले ही वो मरकर जिंदा हो सकता हो, लेकिन हर बार उसे इतना दर्द होता है कि जैसे वो नर्क में हो। यूसुतो उस मॉन्स्टर पर हमला करते जाता है और वो मॉन्स्टर धीरे धीरे पीछे हट रहा था, लेकिन यह अभी भी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी नहीं था। जैसे ही यूसुतो की तलवार उस मॉन्स्टर के सीने पर पड़ती है, वैसे ही उससे एक स्पार्क निकलता है और यूसुतो की मौत हो जाती है। और इस बार उसकी एजिलिटी 60 से बढ़ जाती है और एजिलिटी बढ़ने की वजह से यूसुतो तेज हो चुका था। वो मॉन्स्टर की तरफ तेजी से बढ़ता है और जैसे ही मॉन्स्टर यूसुतो पर हमला करता है, यूसुतो साइड हटकर उस मॉन्स्टर को बीच से काट देता है, जिससे वो मॉन्स्टर मारा जाता है। उस मॉन्स्टर के पास पहले से ही यूसुतो के खिलाफ जीतने का कोई रास्ता नहीं था। यूसुतो उस मॉन्स्टर का ये कहकर मजाक उड़ाता है कि अगर वो मॉन्स्टर दोबारा मिला तो यूसुतो उससे फेयर फाइट करेगा।
जिसकी तरफ यूसुतो अपनी तलवार की तरफ देखता है जो टूटकर बिखर जाती है। फिर यूसुतो वहाँ के सभी मैजिक स्टोन्स लेने लगता है ताकि उन्हें बेचकर एक अच्छा सा वेपन खरीदा जा सके। मैजिक टावर के हर फ्लोर के एंट्रेंस पर एक ऐसी जगह होती है जहां मॉन्स्टर्स अपीयर नहीं होते हैं, जिसे सेफ एरिया कहा जाता है, जहां पर एडवेंचरर रेस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही तुम वहां पर मैजिक आइटम खरीद और बेच भी सकते हो। और वहीं से यूसुतो एक अच्छी सी तलवार खरीदता है और इसी तलवार में यूसुतो के सारे पैसे खत्म हो चुके थे। तभी आसपास के लोग यूसुतो के बारे में बातें करने लगते हैं कि ये वही है जिसे मर्चेंट ने ठग लिया था, और इसीलिए सबको पता है कि ये गरीब होने के साथ कमजोर चैलेंजर भी है। लेकिन अब यूसुतो को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अब उसके पास इन्वर्जन है। इन्फिनाइट रिवाइवल और इन्वर्जन के साथ ये स्किल एक गॉड टियर की स्किल बन जाती है। और यही सब सोचकर यूसुतो को बहुत फैसिनेटिंग फील हो रहा था। तभी उसके कान में एक जोरदार आवाज पड़ती है जो नोगेसी नाम के एक लड़के ने दिया था, और वो अपने आप को डोमिनेटर बुला रहा था। डोमिनेटर उन्हें कहा जाता है जो बॉस रूम को चैलेंज करते हैं, और वो मैजिक टावर के टॉप पर होता है। और मैजिक टावर तब डिसअपियर हो जाता है जब टॉप फ्लोर का बॉस हराया जाता है। जो बॉस को डिफीट करते हैं उन्हें एक पावरफुल यूनिक आइटम मिलता है, और डोमिनेटर की हमेशा नॉर्मल लोग रिस्पेक्ट करते हैं। वहाँ पर एक लड़की भी थी जो नोगेसी से बहस कर रही थी कि वो एक लो टियर मैजिक टावर था जिसे कोई भी हरा सकता था। इसका नाम माना है, और उसके साइड में उसकी दोस्त यूरी जो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। माना 15 और यूरी 13 लेवल पर थी, और माना इस बात से गुस्सा थी क्योंकि उसने बॉस रूम को ढूंढा था। पूरे बॉस रूम को खाली उन दोनों ने किया, और लास्ट में बॉस को मारकर रिवॉर्ड नोगेसी ले गया। लेकिन यूरी माना को समझाती है कि नोगेसी ने जो किया उसे उसका रिवॉर्ड मिल चुका है, अब बहस करने का कोई फायदा नहीं। नोगेसी उन दोनों को चिढ़ाने लगता है और अपने आइटम को भी दिखाता है कि ये किसी भी तरीके का अटैक ब्लॉक कर सकता है। तभी यूसुतो उन दोनों से बात करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर नोगेसो सामने आ जाता है, और वो ध्यान से यूसुतो को देखने लगता है, और उसे याद आता है कि ये वही है जिसके पास इन्फिनाइट रिवाइवल है, साथ ही में डेथ पेनल्टी भी। यूसुतो इसे इग्नोर कर माना और यूरी से इस टावर के बॉस मॉन्स्टर को साथ मिलकर हराने की बात करता है, ताकि नोगेसी और बाकी लोगों को पता चले कि उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। साथ ही यूसुतो उन दोनों से यह भी कहता है कि उसके पास बॉस से लड़ने के लिए एक प्रॉपर प्लान है। ये सुनकर नोगेसी गुस्सा हो जाता है और अपने शील्ड से यूसुतो पर हमला कर देता है, और यूसुतो उसके हर हमले को आराम से डॉज कर रहा था, और आखिरी हमले में नोगेसी धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और ये सब देखकर नोगेसी हैरान था। यूसुतो ने नोगेसी से कहा कि वो कब तक इस तरह से जमीन पर रोल करता रहेगा, अगर उसे अपनी ताकत दिखानी है तो वो टावर के बॉस को चैलेंज क्यों नहीं करता, ताकि सभी लोग उसकी ताकत को भी देख लें और उसे एक फेक डोमिनेटर ना बुलाएं। और ये कहकर यूसुतो टावर के बॉस को चैलेंज करने निकल पड़ता है, और इसके साथ वो सब भी जाते हैं। ये टावर का चौथा फ्लोर है। माना और यूरू को निकोसी को फॉलो करना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होने का दिखावा करता है, सच में स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इस फ्लोर पर मॉन्स्टर्स भी बहुत ताकतवर होंगे, और वो सभी किसी फाइट में पड़ जाते हैं। यूरी अपनी बात को खत्म करते उससे पहले यूसुतो कह देता है कि वो तो ठीक रहेगा। माना और यूरी के मुकाबले यूसुतो का लेवल 8 है, और इसीलिए उन दोनों को डर लग रहा है। लेकिन उसका लेवल चाहे कुछ भी हो, उसके बफ बहुत ज्यादा हैं। अगर वो किसी के साथ फाइट करता है तो वो उन सभी को धूल में बदल देगा। अब जो कि वो सभी ये देखने आए हैं कि नोगेसी कितना पावरफुल है, तो इसीलिए नोगेसी सिर्फ बॉस मॉन्स्टर को हराएगा, बाकी छोटे मोटे मॉन्स्टर्स उन सबको खुद संभालने पड़ेंगे। नोगेसी की ये बात सुनकर यूसुतो उसे डरपोक कहता है, क्योंकि वो सभी अलग अलग लड़ने वाले थे, लेकिन नोगेसी ने ये कहकर उन सबको एक टीम में कर दिया है। तभी वहाँ का ग्राउंड हिलने लगता है और एक लिजार्ड मैन नोगेसी पर हमला करता है, जिसे नोगेसी अपनी शील्ड से ब्लॉक कर उस लिजार्ड मैन को दूर ढकेल देता है। उन सबको लगा कि यहाँ पर एक ही लिजार्ड मैन है, लेकिन यूसुतो बताता है कि सभी ऊपर छिपे बैठे हैं, जो एक साथ नीचे आ जाते हैं और उन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और उनके बीच एक रेड कलर का लिजार्ड मैन था, जिसे देखकर बाकी के लिजार्ड मैन अपना सर झुका लेते हैं। ये एक सुपीरियर स्पीसीज है लिजार्ड मैन की, जिसे लिजार्ड कमांडर कहा जाता है। वो कमांडर उन सब पर हमला करने के लिए कहता है, जिससे सभी लिजार्ड उन सब पर हमला कर देते हैं। और ये देखकर यूसुतो एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन माना और यूरी यूसुतो को प्रोटेक्ट करने लगती हैं। यूसुतो कहता है कि वो भी लड़ सकता है, लेकिन माना उसे चुप करा देती है कि ये मॉन्स्टर्स उसकी रेंज से बाहर हैं। और यूरी भी यूसुतो को पीछे हटने के लिए कहती है, ताकि वो दोनों उसे प्रोटेक्ट कर पाएं। वो सभी मॉन्स्टर्स को मारे जा रहे थे, सिर्फ यूसुतो ही यहाँ पर ऐसा था जो लड़ नहीं रहा था। यूसुतो को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था कि सभी उस पर दया दिखा रहे हैं। वहीं लिजार्ड कमांडर नोगेसी पर हमला कर उसे दूर ढकेल देता है, और नोगेसी जहाँ पर लैंड करता है वहाँ पर एक बटन था, जिसके दबते ही ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और सेंटर में खड़ा यूसुतो नीचे चला जाता है। हे मिस, इस टावर का नाम, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर अनगिनत ट्रैप हैं। यूसुतो जो नीचे गिर रहा था वो अपने आप को हवा में
संभालता है और आराम से नीचे लैंड करता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कई सारे कमांडर लिजार्ड थे और यूसुतो उन सभी को देखकर अपनी नई तलवार को आजमाने के लिए तैयार हो जाता है और उसके ऑरा से वो मॉन्स्टर से डर रहे थे। यूसुतो तेजी से एक ही बार में कई सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। तभी एक लिजार्ड यूसुतो पर हमला करता है, जिसे यूसुतो झटके से ब्लॉक कर उस मॉन्स्टर को बीच से काट देता है और एक एक करके वो सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। कुछ मॉन्स्टर्स भागने की कोशिश कर रहे थे, यूसुतो उनको भी मार देता है। कोई भी मॉन्स्टर यूसुतो के पास नहीं आ रहा था। वो सभी इंतजार कर रहे थे कि कब यूसुतो किसी ट्रैप में फंसेगा, लेकिन यूसुतो उन सभी से कहता है कि अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मुझे आकर मारो। कुछ मॉन्स्टर्स ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन यूसुतो सबसे पहले उन्हीं को मारता है। यूसुतो इतनी बेरहमी से उन मॉन्स्टर्स को मार रहा था कि उनके अंदर मौत का खौफ आ चुका था और आखिरी बचा हुआ यूसुतो की आंखें देखकर रोने लगता है। जिसके बाद यूसुतो एग्जिट से बाहर आ जाता है और यूसुतो को जिंदा देखकर माना और यूरी हैरान हो जाती हैं। यूरी खुश थे कि यूसुतो सही सलामत वापस आ गया है। वो दोनों यूसुतो की मदद करना चाहती थी, लेकिन उन्हें नीचे जाने का रास्ता ही नहीं मिला। मानो यूसुतो से जानना चाहते थे कि क्या उसे नीचे कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिला और यूसुतो उसे मना कर देता है। यूसुतो के पूछने पर माना बताती है कि जैसे ही यूसुतो नीचे गिरा तो नोगोशी उन सबको छोड़कर अपने लोगों के साथ बॉस रूम की तरफ चला गया, जबकि ट्रैप को उसने ही एक्टिवेट किया था। यूसुतो उसे गुस्सा होने से मना करता है क्योंकि नोगोशी हमेशा से ऐसा ही था। साथ ही यूसुतो उन दोनों को धन्यवाद भी बोलता है कि वो दोनों उसके बारे में चिंता कर रहे थे। जिसके बाद वो सभी बॉस रूम की तरफ चल देते हैं, लेकिन जैसे ही यूसुतो पीछे मुड़ता है उसे वही लिजार्ड मैन दिखाई देता है, जिसे शायद नोगोशी हरा नहीं पाया। वो लिजार्ड मैन यूरी के ऊपर हमला कर देता है। यूसुतो यूरी को आवाज लगाता है, लेकिन तब तक अटैक बहुत नजदीक आ चुका था, जिसे देखकर यूसुतो तेजी से बढ़कर उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और माना उस लिजार्ड मैन को मार देती है। जिसे देखकर यूरी यूसुतो से इम्प्रेस हो जाती है और उसका धन्यवाद करती है, लेकिन यूसुतो कहता है मैंने तो सिर्फ टाइम बाय करने की कोशिश की है। माना यूसुतो से पूछती है कि उसने इतनी जल्दी रिएक्ट कैसे कर लिया, जिसे सुनकर यूसुतो कहता है लगता है वो भी कुछ काम आ सकता है। जिसके बाद वो सभी मैजिक टावर के 5th फ्लोर पर आ जाते हैं। यूसुतो ने बहुत सारे लिजार्ड मैन कमांडर को मारा था, जिससे उसका लेवल 8 से 10 हो चुका था और लेवल अप होने की वजह से HP 10, अटैक 2 और डिफेंस 1 से बढ़ गया था, जिसे देखकर यूसुतो बहुत खुश था और वो सभी चलते चलते मिड बॉस के रूम के सामने आ जाते हैं। कहा जाता है कि इस टावर के पूरे 10 फ्लोर हैं और जहाँ पर वो सभी खड़े हैं वो टावर का बीच का हिस्सा है और ऐसे ही किसी टावर में यूरी और माना ने बॉस के रूम को ढूंढकर निकाला था, लेकिन नोगोशी ने उनका चांस मार लिया। यही सोचकर माना गुस्सा हो जाती है और कुत्ते की तरह भौंकने लगती है, जिसे यूरी एक मालिक की तरह संभालती है। लेकिन यूसुतो कहता है कि वो सभी अभी अंदर ही होंगे और मिड बॉस ताकतवर होगा, इसलिए अंदर चलते हैं। जैसे ही वो सभी अंदर कदम रखते हैं एक चैलेंजर उड़ता हुआ दीवार से टकराकर नीचे आ गिरता है और सामने निगोशी बॉस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था और वो यूसुतो को देख लेता है कि वो जिंदा बचकर वापस आ चुका है। फिर वो यूसुतो को ध्यान से देखने के लिए कहता है कि वो कैसे इस बॉस मॉन्स्टर को हराता है। ये एक ऑर्क लॉर्ड था जो यूसुतो पर अपने कुल्हाड़े से हमला करता है, लेकिन नोगोशी उस हमले को आराम से ब्लॉक कर लेता है और झटके से उस लॉर्ड को पीछे कर देता है। नोगोशी ध्यान से यूसुतो को देखने के लिए कहता है कि वो कैसे इस मॉन्स्टर को मारने वाला है। दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ते हैं और तेजी से नोगोशी के ऊपर हमला करता है और नोगोशी उस हमले को अपनी शील्ड से ब्लॉक करता है, जिससे एक खतरनाक शॉक वेव निकलती है और नीचे का ग्राउंड टूट जाता है। लेकिन नोगोशी जरा भी डरा हुआ नहीं था, जिसे देखकर वो और भी गुस्सा हो जाता है और यूसुतो को मारने के लिए पागलों की तरह उस पर हमला करने लगता है। लेकिन यूसुतो को एक भी खरोच नहीं आती उसके शील्ड की वजह से, और इससे यूसुतो को भी पता चल जाता है कि एक यूनिक आइटम कितना पावरफुल होता है। नोगोशी इतना ताकतवर नहीं है, लेकिन इस शील्ड की वजह से वो इस बॉस के अटैक को भी झेल पा रहा है। नोगोशी उस बॉस मॉन्स्टर को एक ब्लो देता है और वो पीछे की तरफ गिरने लगता है और उसके साथ ही ये देखकर उस बॉस मॉन्स्टर को जख्मी कर देते हैं। नोगोशी अपनी शील्ड को उसके सर में दे मारता है और वो मॉन्स्टर मारा जाता है। फिर नोगोशी यूसुतो से पूछता है कि क्या उसने देखा कि एक चैलेंजर की पावर क्या होती है, जिस पर नोगोशी कहता है कि उसे पता चल चुका है एक यूनिक आइटम कितना पावरफुल होता है। यह सुनकर नोगोशी अपनी तारीफ करने लगता है। तभी नोगोशी को उसका साथी बताता है कि वहाँ पर एक संदूक अपीयर हुआ है, जिसे देखकर नोगोशी जल्दी से उसके पास चला जाता है इस उम्मीद में कि उसे कोई रेयर आइटम मिलेगा। तभी यूसुतो को उसकी सारी मौत याद आने लगती है और वो नोगोशी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। उन्होंने अपना गार्ड डाउन कर दिया। एक पल के लिए भी उन्हें भूलना नहीं चाहिए था कि ये एक टावर है, यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक ट्रैप हैं और नोगोशी को उस संदूक में कुछ भी नहीं मिलता। तभी वहाँ पर एक रोशनी चमकती है और वो सभी टेलीपोर्ट होकर किसी
दूसरे रूम में आ जाते हैं और उनमें से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो सभी कहाँ आ गए हैं। नोगोशी यहाँ की प्रेजेंस महसूस कर डर जाता है और सबको बताता है कि उसने ऐसी प्रेजेंस मैजिक टावर के टॉप फ्लोर पर महसूस की थी। तभी वहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है और सामने की मसाले जलने लगती हैं, जहाँ पर इस टावर का बॉस बैठा हुआ था। साथ ही उन सभी के सिस्टम पर नोटिफिकेशन भी आता है कि वो सभी टॉप फ्लोर पर हैं और उनके सामने ऑर्ज एम्परर है, जिसके एक ही हमले में यूसुतो को समझ आ जाता है कि वो सभी काफी नहीं हैं। इस ऑर्ज एम्परर को हराने के लिए यूसुतो नोगोशी को समझाने की कोशिश करता है कि वो सब संभाल लेगा, लेकिन नोगोशी उसे शांति से पीछे खड़े रहने के लिए कहता है। यूसुतो नोगोशी को समझाने की कोशिश करता है कि उसके मरने से कुछ नहीं होगा, लेकिन नोगोशी सुनने के लिए तैयार नहीं था और अपने साथियों के साथ उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। कुछ हमले उस मॉन्स्टर पर लगते भी हैं, लेकिन हमलों का कोई असर दिख नहीं रहा था और एक ही हमले में नोगोशी हार जाता है। उसकी शील्ड जो सभी अटैक को ब्लॉक कर सकती थी वो चकनाचूर हो गई थी और नोगोशी की मौत देखकर सभी हैरान हो गए थे। यूसुतो बाकी बचे दो को हटने के लिए कहता है, लेकिन तब तक वो दोनों भी मारे जाते हैं। माना भागने का सोचती है, लेकिन गेट पर मैजिक सील लगी थी। यूरी जो डरी हुई खड़ी थी उस पर ऑर्ज एम्परर हमला कर देता है, लेकिन यूसुतो सामने आकर उसके हमले को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसे देखकर माना और यूरी हैरान हो जाती हैं। यूसुतो अब अपने सामने किसी को मरने देना नहीं चाहता है। वो ऑर्ज एम्परर फिर से हमला करता है, जिसे यूसुतो डॉज कर भागने लगता है, लेकिन उस मॉन्स्टर की स्पीड के सामने यूसुतो कुछ नहीं था। वो मॉन्स्टर सामने आकर यूसुतो पर फिर से हमला करता है, जिसे यूसुतो डॉज कर वापस उस मॉन्स्टर पर ही हमला कर देता है। यूरी और मानो उसकी इंसेन पावर को देखकर हैरान थी, लेकिन यूसुतो अभी भी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी नहीं था। इसीलिए यूसुतो प्लान बनाता है कि वो मॉन्स्टर के स्टेमिना को कम करेगा और कुछ बार बनने के बाद वो उस मॉन्स्टर को मार देगा। और इसी तरह से वो जगह जगह मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है, जिसे मॉन्स्टर ब्लॉक करे जा रहा था। यूसुतो को इस हरकत की वजह से मॉन्स्टर को गुस्सा आ गया था और मॉन्स्टर यूसुतो को मार देता है, जिससे उसकी 55 एजिलिटी बढ़ जाती है। और जैसा कि मानो और यूरी को लग रहा था कि उसके मरने के बाद उसके स्टैट्स घट गए होंगे, वैसा कुछ भी नहीं होता। यूसुतो फिर से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मारा जाता है और इसी तरह से वो कई बार मरता जाता है और उसके स्टैट्स बढ़ते जाते हैं। लेकिन यूसुतो को ऐसे स्टैट्स चाहिए थे जिससे मॉन्स्टर को मारने में मदद मिल सके, और उसे हर बार मरने पर बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन इस बार मरने पर वो खुश था क्योंकि उसका अटैक 140 से बढ़ गया था। साथ ही उसकी इन्फिनाइट रिवाइवल स्किल अपग्रेड हो गई थी, जिससे उसे एक रिवाइवल पॉइंट स्किल मिले थे, यानी वो जहाँ पर मरा है उसके 3 मीटर दायरे में वो कहीं भी रिस्पॉन हो सकता है। और ये स्किल यूसुतो के लिए बहुत काम की है। अगर वो किसी जगह पर स्टक हो जाता है जैसे कि लावा, तो वो बार बार मरकर वहीं पर रिस्पॉन होता रहेगा, लेकिन अगर उसके पास ये स्किल होगी तो वो लावा के बाहर स्पॉन हो सकता है। यूसुतो मॉन्स्टर के पीछे आराम से रिस्पॉन होता है और उसकी चाल से ऐसा लग रहा था कि वो बैटल फील्ड में हो ही ना। यूसुतो पीछे से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है और इस बार उसका हमला काम कर जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। मॉन्स्टर को इस बात से और गुस्सा आ गया था। वो घूमकर यूसुतो पर हमला करता है, लेकिन यूसुतो आराम से उसे डॉज कर लेता है। यूसुतो नोगोशी के बारे में सोचता है कि वो चाहे जितना ही बुरा रहा हो, लेकिन वो मरना डिजर्व नहीं करता, और साथ ही उसे बॉस मॉन्स्टर को मारने पर एक यूनिक आइटम मिलेगा। इतनी ही डिजायर चाहिए थी यूसुतो को उस मॉन्स्टर को हराने के लिए। वो ऑर्ज एम्परर फिर से हमला करता है, जिसे यूसुतो डॉज कर उसके हाथों पर आ जाता है और उसके गले पर हमला कर उसे मार देता है। ऑर्ज एम्परर के मरने के साथ नोटिफिकेशन आता है कि उसे एक यूनिक आइटम के साथ मैजिक स्टोन उसकी इन्वेंटरी में भेज दिया गया। तभी पीछे से यूरी आकर उसे गले लगा लेती है और यूसुतो को धन्यवाद बोलती है उसे बचाने के लिए। साथ ही वो अपनी हरकत से एम्बैरेस भी हो जाती है। साथ ही माना भी उसे धन्यवाद कहती है। अगर वो बॉस मॉन्स्टर को ना हराता तो वो दोनों मारे जाते, लेकिन जिस तरह से वो फाइट कर रहा था ये बहुत क्रूवल था। उसे बार बार मरता देखना उन दोनों को अच्छा नहीं लग रहा था। यूसुतो उसके सर को सहलाता है और उससे माफी मांगता है कि उसे बार बार यूसुतो को मरते हुए देखना पड़ा। वो बार बार मरता था और वापस आता था। यूसुतो फ्रस्ट्रेट होकर बताता है कि ये बहुत ज्यादा पेनफुल था। यूसुतो के इस रिएक्शन को देखकर माना हैरान हो जाती है और बॉस के हार जाने पर वो तीनों खुश थे। खैर उन सभी को एक नोटिफिकेशन आता है। उन सभी को टावर से 10 सेकंड में बाहर किया जा रहा है। वो तीनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और यूसुतो उन लोगों को भी नहीं भूला था जो इस फाइट में मारे गए। यूसुतो उन्हें अलविदा कर यहाँ से गायब हो जाता है और जो कि बॉस मॉन्स्टर हार चुका है तो टावर डिसअपियर हो जाता है। और ये बात हर जगह फैल जाती है कि टावर बस आधा ही कंप्लीट हुआ था, लेकिन फिर भी वो गायब हो गया। एक लड़की जो अब यूसुतो से मिलना चाहती थी,
इसीलिए वो अपने आदमी से कहती है कि जिसने भी टावर के बॉस को हराया है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसे लाके दी जाए। वहीं दूसरी तरफ टावर के सभी लोग बाहर आ चुके थे और यूसुतो को अच्छा लग रहा था कि उसने मैजिक टावर हेम्स पर जीत हासिल की और अब वो एक डोमिनेटर बन चुका है। लेकिन उसकी हंसी धीरे धीरे बंद हो जाती है क्योंकि आसपास के लोग इस चीज से गुस्सा थे कि टावर सिर्फ 5 फ्लोर तक ही कंप्लीट हुआ और टावर डिसअपियर हो गया। उसके साथ उसमें बचे हुए सारे रिसोर्सेज भी। सभी जानना चाहते थे कि किसने बॉस को हराया है और यूसुतो भी बताना चाहता था, लेकिन ये समय सही नहीं है क्योंकि सबका ध्यान उस पर आ जाएगा और यूसुतो यही सोचकर वहाँ से धीरे से निकलने लगता है। तभी उसके पास माना और यूरी आ जाती हैं और उससे पूछने लगती हैं कि बॉस मॉन्स्टर को हराने पर उसे कौन सा यूनिक आइटम मिला। और इतना कहते ही वहाँ के सभी लोगों को पता चल जाता है कि यूसुतो एक डोमिनेटर बन चुका है और किसी को यकीन भी नहीं हो रहा था कि बेकार सी स्किल के साथ वो एक डोमिनेटर बन गया। कुछ लोग पास आकर ये जानना चाहते थे कि उसने ये कैसे किया, तो कुछ लोग गुस्से में दूर खड़े थे और वही मानो उससे माफी मांग रहे थे। जिसके बाद वो तीनों एकांत में आ जाते हैं। यूरी उन दोनों को समझाती है कि वो एक डोमिनेटर बन चुका है तो सबका ध्यान उस पर ही रहेगा और यूसुतो को अजीब सी फीलिंग आ रही थी एक डोमिनेटर बनने पर, क्योंकि कल तक वो एक कमजोर सा चैलेंजर था और अब उसे लग रहा था कि इन्फिनाइट रिवाइवल स्टोन को खरीद कर उससे गलती नहीं हुई थी। ये सुनकर यूरी भी जानना चाहते थे कि वो मरने के बाद भी इतना ताकतवर कैसे था, लेकिन यूसुतो को समझ नहीं आ रहा था कि वो शुरू कहाँ से करे। यूसुतो को इतना सोचता देखकर यूरी भी उसे एक्सप्लेन करने से मना कर देती है, लेकिन मानो को इससे फर्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ यूनिक आइटम को देखना चाहती थी जिसे दिखाने के लिए यूसुतो अपने सिस्टम को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सिस्टम ओपन नहीं होता है क्योंकि मैजिक टावर के बाहर सिस्टम ओपन नहीं किया जा सकता है और जो स्किल्स उन्हें टावर में मिली वो बस टावर तक ही सीमित रह जाती हैं और ये सब सिर्फ सिस्टम की वजह से होता है और कोई भी चैलेंजर नॉर्मल सोसाइटी पर कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर सकता। लेकिन एक जगह है जहाँ पर वो अपने सिस्टम को ओपन कर सकते हैं जिसे मैजिक टावर साइट कहा जाता है। टावर के डिसअपियर होने के बाद उस जगह पर मैजिक टावर साइट बन जाती है और अभी के लिए वो तीनों मैजिक टावर हेमरिस के की साइड में ही थे और जब वो तीनों अंदर कदम रखते हैं तो उन्हें एक अजीब सी फीलिंग आती है जहाँ यूसुतो अपना सिस्टम ओपन कर पा रहा था और उसे जो मैजिक आइटम मिला था उसका नाम फॉस एमनस था। जैसे ही यूसुतो उसे बाहर निकालता है एक जोरदार एनर्जी रिलीज होती है और उसके हाथ में एक तलवार आ जाती है, क्योंकि एक तलवार थी जिसे यूज करना बहुत आसान था। यूसुतो अब किसी दूसरे टावर पर कॉन्कर करना चाहता है जिसमें माना और यूरी भी उसके साथ जाना चाहती हैं क्योंकि वो तीनों अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं। माना अब जानना चाहती थी कि यूसुतो अब किस टावर को कॉन्कर करेगा, लेकिन यूसुतो टोक्यो मैनेजमेंट ब्यूरो जाना चाहता है ताकि वो मैजिक स्टोन्स को बेचकर अपने कर्ज को उतार सके। मैनेजमेंट ब्यूरो टावर साइट पर बना हुआ है और यहाँ पर फेयर प्राइस में आइटम खरीदे और बेचे जाते हैं। टावर की तरह यहाँ पर स्कैम नहीं होता और टावर साइट पर बने होने की वजह से यहाँ चैलेंजर्स पर कोई पाबंदी नहीं है। यूसुतो मैनेजमेंट ब्यूरो आया और जैसे ही उसने मैजिक स्टोन्स को निकाले वहाँ के वर्कर के साथ खुद यूसुतो भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि टावर पर कॉन्कर करने के बाद उसे इतने सारे मैजिक स्टोन्स मिले हैं। मैजिक स्टोन को एक्सचेंज करने के बाद उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं जिससे वो अपना कर्ज उतारने के साथ बहुत सारी चीजें कर सकता है। यूसुतो गैम्बलिंग और ट्रेडिंग करना चाहता था, लेकिन माना उसे इन सब चीजों से दूर रहने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर मैनेजमेंट ब्यूरो की चीफ आ जाती है जिसके ऑरा से ही पता चल जाता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। चीफ अपना नाम रीडो फ्यून बताती हैं। यूसुतो चीफ फ्यून को जानता था क्योंकि वो मैनेजमेंट ब्यूरो के चीफ होने के साथ एक स्ट्रॉन्ग चैलेंजर भी है जिसने अकेले ही 3 टावर्स को कॉन्कर किया है और इतनी ज्यादा फेमस होने की वजह से वो एक मॉडल भी है। और वो यूसुतो से ये जानना चाहती थी कि उसने मैजिक टावर हेम्स पर कॉन्कर कैसे किया। और दूसरी चीज वो यूसुतो की पावर्स को चेक करना चाहती है। जो भी टावर में हुआ यूसुतो सारी बात चीफ फ्यून को बताता है जिससे चीफ फ्यून को एक नई चीज पता चलती है कि ट्रैप की वजह से चैलेंजर सीधा बॉस रूम तक जा सकता है। साथ ही वो अफसोस जताती है कि नोगोसी और उसकी पार्टी के मेंबर्स मारे गए। नोगोसी चाहे जैसा भी रहा हो लेकिन किसी चैलेंजर के मरने पर यूसुतो को अच्छा नहीं लग रहा था और इसीलिए चीफ यूफी की बातों को सुनकर यूसुतो की आंखों में आंसू आ जाता है। जिसके बाद वो सभी ट्रेनिंग रूम में आ जाते हैं और चीफ यूफी यूसुतो को झटके से एक तलवार थमाती है ताकि वो यूसुतो से फाइट कर उसकी पावर्स को जान सके। तो भी उससे लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और जैसे ही यूसुतो रेडी हुआ चीफ यूफो सामने से गायब होकर अचानक से उसके पास आकर हमला कर देती है जिसे यूसुतो बड़ी मुश्किल के साथ ब्लॉक करता है और बाकी के अटैक्स को ब्लॉक करता है जिसमें उसे परेशानी हो रही थी और इसीलिए उसने तेजी से अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन इसका कोई फायदा न था। जो यूसुतो पर हमला कर देती है जिसे यूसुतो ब्लॉक कर झटके से दूर हट जाता है और उसकी इतनी पावर को देखकर यूसुतो को अब समझ आया कि वो ब्यूरो की चीफ क्यों है। उसे एक ही टावर पर कॉन्कर करने के लिए कई बार मरना पड़ा और ये वो है जिसने बिना मरे 3 बार टावर्स पर कॉन्कर किया है। उसने अपनी बात पर गौर किया
और उसे पता चला कि वो तो मरकर जिंदा हो सकता है, तो उसे डिफेंस में रहकर खेलने की क्या जरूरत। वहीं चीफ यूफू फिर से यूसुतो पर हमला करती है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। यूसुतो डिफेंस करने की जगह उल्टा चीफ पर ही हमला कर देता है और ये देखकर चीफ हैरान हुई और उसकी स्पीड कम हो गई, जिसका फायदा उठाकर यूसुतो उस पर हमला करता है। लेकिन पावर में डिफरेंस होने की वजह से वो अटैक से बचकर उल्टा यूसुतो पर ही हमला कर देती है। यूसुतो ने अपने आप को संभाला और फिर से चीफ पर हमला किया और चीफ से ये कहा उसकी ये झिझक टावर में उसकी जान ले सकती थी। यूसुतो के सारे हमले अब वो आराम से ब्लॉक कर रही थी। उसने एक स्लैश के साथ यूसुतो को दूर किया। यूसुतो ये जानता था कि उसकी स्पीड इसलिए कम हुई क्योंकि उसने अचानक से अपनी मूवमेंट को बदल दिया। उसने चीफ पर फिर से हमला किया और कहा उसके पास इन्फिनाइट रिवाइवल है, तो इसीलिए वो अनफेयर होकर खेल रहा है और इसके लिए वो माफी चाहता है। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो जीत भी नहीं सकता। चीफ यूफू ने उसके हमले को ब्लॉक किया और उसे झटके से दूर किया और चीफ यूफू इस बार यूसुतो की आंखों में मरने का डर नहीं देख पा रही थी, जो वो अक्सर दूसरों की नजरों में देखती है, और उसे समझ आ जाता है कि इन्फिनाइट रिवाइवल यानी मौत का डर खत्म। तभी एक ही ब्लो के साथ यूसुतो का सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। चीफ ने उसे चेतावनी दी कि ये दूसरी बार नहीं होगा, अगली बार यूसुतो मारा जाएगा। ये दर्द कर रहा था, लेकिन इतना नहीं जितना उसे मरने पर होता है, और यूसुतो इसी का फायदा उठाकर अपनी तलवार को चीफ के गले पर कर देता है, जिसे देखकर चीफ मुस्कुराई और उसकी पावर को अग्नॉलेज कर अपनी हार मानी। लेकिन यूसुतो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन जीता कौन हारा। उसे बस मेडिसिन ट्रीटमेंट चाहिए था क्योंकि उसका सारा स्टेमिना खत्म हो चुका है। यूसुतो के बेहोश होने पर यूरी अपना मोजा सुंघाकर उसे उठाती है और इतनी फाइट करने के बाद यूसुतो घर जाना चाहता था, लेकिन चीफ यूफी अभी भी उससे एक जरूरी बात करना चाहती है। चीफ यूफी ने कहा उसने यूसुतो की पावर को जांचा है और उसकी पावर नॉर्मल चैलेंजर से ज्यादा है और इसीलिए वो एक स्पेशल रिक्वेस्ट चैलेंजर यूसुतो से करना चाहती है। और अफवाहों की माने जो स्पेशल रिक्वेस्ट को पूरा करता है उसे बहुत सारे रिवॉर्ड दिए जाते हैं और चीफ यूफू यूसुतो को बहुत सारा पैसा देने के लिए कहती है। लेकिन यूसुतो ये जानना चाहता था कि उसकी रिक्वेस्ट क्या है। चीफ यूफू बताती है कि उन्हें एक टावर मिला है जिसकी एंट्रेंस को बंद कर दिया गया है और वो चाहती है कि यूसुतो उस टावर में जाए और वहाँ की सारी जानकारी लेकर आए। ये एक नया टावर है जिसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और इसका नाम प्रेस फोन है। यूसुतो ने कहा कि जब भी एक नया टावर अपीयर होता है तो मैनेजमेंट ब्यूरो उसकी जानकारी अच्छे से इकट्ठा कर लेता है, लेकिन इस बार ऐसा क्या खास है जो यूसुतो जाएगा। चीफ यूफू बताती है कि उसने पहले ही 2 इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजा था जिसमें से एक सिंगल पर्सन भी लौटकर वापस नहीं आया और सर्च टीम को भेजने के बाद उन्हें पता चला उन सब की मौत एंट्रेंस पर हो गई है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उन्हें कोई भी इंजरी नहीं आई है और वो सभी एग्जिट से बस एक कदम दूर थे। ऐसा लग रहा था कि वो भागते हुए एग्जिट की तरफ आ रहे हैं। यूसुतो को ये बात समझ नहीं आती कि एंट्रेंस पर उनकी मौत कैसे हो गई, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर अपीयर नहीं होता और बॉडीज बिल्कुल सही सलामत थी, यानी उनकी मौत की वजह भी नहीं पता। और जब ये इन्फॉर्मेशन चीफ यूफो को पता चली तो उसने एंट्रेंस से सारी बॉडीज को बाहर निकलवा लिया और सर्च टीम को जल्दी से वापस आने के लिए कहा। और ये हालत है अभी के नए टावर प्रेस फोन की। ये सब सुनकर यूसुतो ने कहा जो कि मेरे पास इन्फिनाइट रिवाइवल है, तो आप चाहती हैं मैं उस टावर में जाकर इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करूं। लेकिन चीफ यूफू कहती है कि उसका कोई इरादा नहीं है कि यूसुतो मारा जाए, वो बस लोगों की मौत को बेवजह नहीं देख सकती और इसीलिए वो खुद यूसुतो से रिक्वेस्ट करती है और इसीलिए यूसुतो चीफ यूफू के खातिर उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले और उसके इतना कहने पर यूसुतो मान जाता है। जिसके बाद यूसुतो टावर में आ जाता है ताकि वो सभी मौत का कारण पता कर सके। और टावर में आने से पहले यूरी उसके बारे में चिंता कर रहे थे। यूसुतो ने अपनी तलवार को निकाला और एंट्रेंस से आगे बढ़ गया। टावर के अंदर उसे बहुत सारे स्केलेटन मॉन्स्टर्स मिलते हैं जिन्हें यूसुतो ने सिर्फ एक ही बार में खत्म कर दिया और उसकी नई तलवार उसे बहुत अच्छी लग रही थी। तभी उसके सामने एक धुआं आता है जो खुद से ही मूवमेंट कर रहा था और उसके आने से यूसुतो को एक कर्स लग जाता है जिससे उसकी मौत 120 सेकंड में हो जाएगी। सिस्टम ने इसे अबनॉर्मल कंडीशन का नाम दिया। अगर यूसुतो कोई नॉर्मल चैलेंजर होता तो वो पैनिक कर जाता। टावर से बाहर जाने पर सारे बफ और डीबफ कैंसिल हो जाएंगे और जैसे ही सभी चैलेंजर को ये कर्स लगा होगा वो सभी पैनिक कर एग्जिट की तरफ भागे होंगे और सेफ एरिया तक पहुंचते ही कर्स से उन सभी की मौत हो गई और इसी वजह से उनकी बॉडीज पर कोई इंजरी नहीं थी। जो धुआं यूसुतो के सामने था उसे अचानक कुछ फील हुआ और वो धुआं वहां से भाग जाता है। यूसुतो को समझ आया कि कर्स लगाने के बाद वो धुआं गायब हो जाता है। यूसुतो 18 सेकंड में मरने वाला था। अगर इन्फिनाइट रिवाइवल की बात होती तो ये जगह किसी अभिशाप से कम नहीं है। जैसे ही यूसुतो मरने लगा उसकी इन्वर्जन स्किल एक्टिवेट हुई और अब नॉर्मल कंडीशन से वो हील हो गया।
और इस कर्ज की वजह से उसकी बॉडी का सारा स्टेमिना रिकवर हो गया। यूसुतो धुएं की तरफ भागा, लेकिन वो आंखों के सामने से ओझल हो चुका था। कुछ देर बाद वो धुआं वापस आता है। अगर कोई नॉर्मल चैलेंजर होता तो उसके लिए टावर पर कॉन्कर करना नामुमकिन है। जैसे जैसे यूसुतो आगे बढ़ रहा था वो धुआं ठीक होता जा रहा था। यूसुतो चलते चलते एक जगह पर आया जहाँ पर उस धुएं का सोर्स था। तभी यूसुतो पर हमला हुआ जिसे उसने डॉज किया। जहाँ से वो हमला हुआ था उस जगह पर कस्ड स्प्रिंग का गेट कीपर था, जो यूसुतो पर लगातार हमला करने लगता है, लेकिन उसका कोई भी हमला यूसुतो को छू तक नहीं पा रहा था। इस बात से डरा हुआ वो गेट कीपर सारा फॉग यूसुतो की तरफ भेज देता है और ताली बजाकर अपनी भाषा में कुछ कहता है, और उस फॉग की वजह से यूसुतो को बहुत सारी कर्स एक बार में लग जाते हैं और उस धुएं का फायदा उठाकर स्केलेटन्स उस पर हमला करने लगते हैं, जिन्हें यूसुतो एक एक कर मारे जा रहा था। लेकिन फॉग की वजह से एक हमला उसे लग जाता है और वह जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर गेटकीपर हंसने लगता है, लेकिन इन्वर्जन की वजह से उसके सारे कर्स उल्टे हुए और वो हील हो जाता है और सभी स्केलेटन्स को एक बार में खत्म कर देता है। इस टावर का कर्ज यूसुतो के लिए हाई क्वालिटी रिकवरी मेडिसिन का काम करता है और इसी चीज का फायदा उठाकर वो गेटकीपर को भी कई हिस्सों में काटकर मार देता है और गेटकीपर के मरते ही वहाँ का सारा कर्ज खत्म हो जाता है। और सारी चीजों का पता लगाने के बाद यूसुतो मैनेजमेंट ब्यूरो आता है। उसने सारी बात चीफ यूफू को बताई और वो कर्ज के बारे में सोचने लगी कि वो सभी कर्ज को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन यूसुतो ने उसे एक बोतल थमाई और कहा कि ये उस कर्ज का काउंटर है। गेटकीपर को मारने के बाद कर्ज्ड स्प्रिंग प्यूरिफाई हो गया और यूसुतो के हाथ ये लगा जिसे प्रेसफोन को होली वाटर कहा जाता है और ये प्रेसफोन के कर्ज को खत्म कर सकता है। और इसे यूज करने के बाद तुम किसी भी नए कर्ज से 600 सेकंड तक इम्यून रह सकते हो। और अगर नॉर्मल चैलेंजर इसे यूज करता है तो उसके पास एक एडवांटेज रहेगा। यूसुतो ने बताया कि वो तीसरे फ्लोर तक गया था और उसे हर फ्लोर पर एक कर्ज्ड पूल मिला था, जिससे उसे समझ आया कि प्रेस फोन को चढ़ने के लिए उन्हें इस कर्ज से बचना होगा, जिसके लिए होली वाटर है। अब चीफ यूफू को सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे, इसीलिए वो यूसुतो का धन्यवाद करती है इस रिपोर्ट को लाने के लिए, और वो यूसुतो की सारी बात को समझ गई है। अब प्रेस फोन को रेगुलर चैलेंजर्स के लिए ओपन कर दिया जाएगा। अब जो कि उसने रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है तो चीफ यूफू रिवॉर्ड के तौर पर उसे बहुत सारे पैसे देती है। पहली बार इतने सारे पैसे देखकर यूसुतो हैरान रह जाता है। इतने सारे पैसे को पाकर यूसुतो घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन पैसों का क्या करे। कुछ दिन बाद यूसुतो ने सारे कर्ज को उतार दिया, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे पैसे बच गए थे। इसीलिए वो एक लग्जरियस ब्रांड गया जहाँ उसने बहुत सारी शॉपिंग की और अजीब से कपड़े पहन लिए। उसके दोनों हाथों में दो दो घड़ियां थीं और आसपास के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। वहीं यूसुतो को अलग सी फीलिंग आ रही थी। तभी वहाँ पर माना और यूरी आ जाती हैं, जिन्हें देखकर यूसुतो घबरा जाता है और अपने आप को छुपाने लगता है। वो दोनों वहाँ से जा ही रही थी कि तभी मानो को उस पर शक हुआ। जब माना ने उसे देखा तो यूसुतो ने अपना सर घुमा लिया और जब माना ने यूसुतो का नाम लिया तब वो पैनिक कर गया और उनको समझाने लगा कि उसके पास अचानक से बहुत सारे पैसे आ गए थे। तो उसे समझ नहीं आया कि पैसों के साथ किया क्या जाए। लेकिन यूरी तब भी उसके लुक्स की तारीफ करती है। लेकिन माना ने उसके लुक्स को इग्नोर कर उससे पूछा क्या वो पार्टी बनाकर प्रेस फोन टावर को उसके साथ चढ़ना चाहेगा। यूसुतो माना से फिर से पूछता है कि क्या वो सच में उस प्रेस फोन को चढ़ना चाहेगी, क्योंकि उस टावर को चढ़ना डेंजरस है। जिस पर माना बताती है कि वहाँ के निकले मैजिक स्टोन्स बहुत ऊंची दामों में खरीदे जाते हैं और इसीलिए जो भी चैलेंजर कॉन्फिडेंट है वो उस टावर को चढ़ना चाहता है। और मैनेजमेंट ब्यूरो की माने तो चैलेंजर्स ने कुछ ही दिनों में उस टावर को 10th फ्लोर तक कंप्लीट कर दिया। और माना बच्चों की तरीके यूसुतो से जिद करने लगती है कि यूसुतो ही सिर्फ अमीर हुआ है, इसलिए वो माना की मदद करे पैसे कमाने में। और यूरी भी यूसुतो के साथ जाना चाहती थी और यूसुतो भी उनके साथ पार्टी बनाने के लिए मान जाता है। लेकिन उससे पहले वो अपने आउटफिट को चेंज करना चाहता है, जिसके बाद वो तीनों पार्टी बनाकर उस टावर के 10वें फ्लोर पर आ जाते हैं, जहाँ वो नॉर्मल मॉन्स्टर्स को मारकर 16 लेवल पर चला गया था। ये उसके बफ से ज्यादा नहीं था, लेकिन उसका जितना ज्यादा लेवल रहेगा लोग उतना उसके लिए प्रॉब्लम कम खड़ी करेंगे। तभी यूरी को नोटिफिकेशन आया कि होली वाटर का असर 60 सेकंड में खत्म हो जाएगा। इसीलिए माना और यूरी होली वाटर का यूज करने लगती हैं। लेकिन यूसुतो होली वाटर का यूज नहीं करना चाहता था। अगर उसकी इन्वर्जन स्किल होली वाटर पर काम करी तो वो शायद कर्ज्ड हो सकता है और वो इन्वर्जन के बारे में माना और यूरी को भी बताना चाहता है, लेकिन अभी सही समय नहीं है। यूरी की बोतल खुल नहीं रही थी। तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर आता है जो यूरी को पकड़कर वहाँ से भाग जाता है और यूरी का होली वाटर यहीं पर छूट जाता है। ये फ्लोर पहले ही प्यूरिफाई हो गया था, लेकिन उस मॉन्स्टर के हाथों में फॉग दिख रहा था, जिससे यूरी को कर्ज लग चुका था और उसकी मौत 120 सेकंड में होने वाली थी। अब यूसुतो को यूरी को बचाना होगा, लेकिन माना ये देखते ही उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। लेकिन वो मॉन्स्टर सभी हमलों को ब्लॉक करे जा रहा था और अपने साइड के एक हमले से माना को दूर कर देता है। माना के दूर होते ही यूसुतो उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, जिसे वो मॉन्स्टर ब्लॉक कर लेता
देता है। लेकिन यूसुतो लगातार उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है जिसे वो आसानी से ब्लॉक कर पा रहा था। यूसुतो को समझ आ जाता है कि ये मॉन्स्टर नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, इसीलिए वो उस मॉन्स्टर से दूर हो जाता है। और वो मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वो अपने डिफेंस पर ही फोकस कर रहा था। यूसुतो को समझ नहीं आ रहा था कि वो मॉन्स्टर सोच क्या रहा है। मारना जल्दी करना चाहते थे क्योंकि उसे पता है एक सेकंड भी लेट करना यूरी की जान ले सकता है। यूरी मॉन्स्टर से जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि उसे जाने दे, लेकिन मॉन्स्टर यूरी को एक स्कैरी सा लुक देता है और इस मॉन्स्टर का नाम सोल एक्सपेंजर था। यूसुतो को समझ आ जाता है कि वो मॉन्स्टर पहले होली वाटर को खत्म करने का इंतजार करता है और जैसे ही होली वाटर खत्म हुआ वो दूसरों पर कर्ज डाल देता है ताकि उन्हें डर का एहसास हो। यही सोचकर यूसुतो गुस्से में उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। मॉन्स्टर ने उस हमले को ब्लॉक किया और यूसुतो की इस पावर से डरकर वहां से भागने लगा, जिसके पीछे वो दोनों भी भागने लगे। लेकिन सामने जाकर उन्हें बहुत सारे स्केलेटन्स का झुंड दिखाई देता है जिसके पीछे वही मॉन्स्टर था। उसके एक आदेश पर सभी स्केलेटन्स उन दोनों पर झपट पड़े और इतने सारे मॉन्स्टर को देखकर यूरी भी जोश में आ गई थी और दोनों साथ मिलकर सभी मॉन्स्टर्स को हराने लगे। और साइड खड़े कुछ स्केलेटन्स ने तीरों से माना पर हमला किया जिसे समय रहते यूसुतो ब्लॉक कर लेता है। यूसुतो के पास सिर्फ 60 सेकंड बचे थे कि वो यूरी को बचा सके। यही सोचकर वो तेजी से काम करने लगा और उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगा। तभी उसे एक आइटम ड्रॉप मिला जिसमें एक रिंग थी और इस रिंग को पहनने वाला 5 सेकंड में मर जाएगा। 0 मेरिट वाला ये आइटम किसी दूसरे चैलेंजर के लिए हैरेसमेंट हो सकती है, लेकिन यूसुतो के लिए ये एक खजाना है जिसे यूसुतो इक्विप कर लेता है। अब वो हर 5 सेकंड में हील होता रहेगा। इसका मतलब उसे कोई डर नहीं रहा जख्मी होने का। वो मॉन्स्टर्स के बीच घुसकर उन्हें मारने लगता है और एक बड़ी सी जंप के साथ उस सोल एक्सपेंजर पर हमला कर देता है। और उसके पास जो तलवार थी उसमें भी एक स्किल थी जिसका नाम 7 स्ट्राइक है। अगर सातों स्ट्राइक बिना चुके एक ही जगह पर पड़ती है तो हर स्ट्राइक के साथ उसकी पावर डबल होती रहेगी। लेकिन अगर एक भी स्ट्राइक चुकी तो दोबारा यूज करने के लिए एक कूल डाउन तक रुकना होगा। मॉन्स्टर ने उसके हमले को ब्लॉक किया और हर बार यूसुतो उस पर हमला कर रहा था। तभी मॉन्स्टर ने अपने साइड को घुमाकर यूसुतो को जख्मी कर दिया, लेकिन उस रिंग की वजह से यूसुतो हील हो जाता है और पूरी तरीके से परफेक्ट होने पर यूसुतो उस मॉन्स्टर पर फिर से हमला करता है और इस स्ट्राइक के साथ उस मॉन्स्टर का डर बढ़ जाता है। वो मॉन्स्टर झटके से यूसुतो से दूर हुआ और यूसुतो ने तेजी से उसका पीछा किया। जिस मौके का फायदा उठाकर उस मॉन्स्टर ने साइड से फिर से यूसुतो पर हमला किया, लेकिन उस रिंग की वजह से वो फिर से हील हो गया और अपने सेकेंड लास्ट स्ट्राइक के साथ यूरी को मॉन्स्टर से आजाद किया। और अब तक की पावरफुल स्ट्राइक उस मॉन्स्टर की मौत का कारण बन जाती है। यूरी जो अनकॉन्शियस होकर गिर रही थी, यूसुतो उसे पकड़ लेता है। यूरी की आंख खुली और उसने यूसुतो को थैंक यू बोला और उसने अपने कर्ज को होली वाटर से दूर किया। वहीं यूसुतो को बार बार नोटिफिकेशन आए जा रहे थे क्योंकि उसने वही रिंग पहन रखी थी और अपने मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचने के बाद वो रिंग प्यूरिफाई होने लगी। उससे एक धुआं निकला और एक रोशनी के साथ वो रेड से ब्लू में बदल गई। यूरी और माना की पूछने पर यूसुतो उसे बता देता है कि पहले एक आइटम ड्रॉप हुआ, अब वो दूसरे आइटम में बदल चुका है और इसीलिए उसने रिंग को अनइक्विप कर दिया। अब जो कि यूरी को अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो सभी मैजिक स्टोन कलेक्ट कर वहां से जाने का फैसला करते हैं। और जो कि यूरी की वजह से सब वापस जा रहे थे तो इसीलिए वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहले तो यूसुतो और माना उसे चीयर अप कर रहे थे, लेकिन कुछ घंटे बीत जाने के बाद माना और यूरी की एनर्जी खत्म हो गई और प्रेस फोन में इसी तरह से चैलेंजर्स का आना जाना लगा रहा। सिर्फ एक ही हफ्ते के अंदर इस टावर को 30 फ्लोर तक कंप्लीट कर दिया गया। यूसुतो जो मैनेजमेंट ब्रांच में बैठा है उसके आसपास लोग बातें कर रहे थे कि प्रेस फोन के टावर का बॉस रूम लॉक है और उसके अंदर कोई भी जा नहीं सकता। तभी वहाँ पर माना और यूरी आ जाती हैं। दरअसल फिर से ये तीनों प्रेस फोन टावर में जा रहे हैं, लेकिन इन्हें अभी भी नहीं पता है कि बॉस रूम को कैसे खोला जाएगा। लेकिन माना बताती है कि उसे एक इन्फॉर्मेशन मिली है जिससे बॉस रूम को खोला जा सकता है। जो सुनकर यूसुतो हैरान हुआ और उसकी बात ध्यान से सुनने लगा। माना कहती है कि कई लोगों की मौत पर पता चला है कि डिक्लाइन होने वाला है, जिस पर यूसुतो कहता है ये क्या बकवास है, जिस पर माना बताती है कि उसे भी नहीं समझ आया और तब उन तीनों को पता चलता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। तभी यूरी बताती है कि उसे भी एक इन्फॉर्मेशन मिली है। प्रेस फोन में सभी को एक रिंग मिल रही है जो आइटम ड्रॉप पे निकलती है और उसे पहनने वाला मर जाता है। तभी मानो को याद आता है कि यूसुतो के पास भी एक ऐसी रिंग है। यूरी आगे बताती है कि सभी को लगता है कि ये एक की हो सकती है और जब यूसुतो सोचने लगता है कि कई सारी मौत होने के बाद ये रिंग ट्रांसफॉर्म हो गई और ये बन गई डिक्लाइन का प्रूफ, तभी यूसुतो उठकर टावर की तरफ जाने लगता है और मानो और यूरी को बताता है कि उसकी रिंग ही सिर्फ
बॉस रूम को खोल सकती है। यूसुतो की बात मानकर माना और यूरी टावर में उसके साथ आ जाती हैं। वहीं यूसुतो को डाउट हो रहा था अगर ये गलत निकला तो उसकी माना और यूरी के सामने बेइज्जती हो जाएगी। तभी यूरी यूसुतो से पूछ लेती है उसे क्यों लगता है कि ये रिंग बॉस रूम को खोल सकती है। यूसुतो ने कहा इस रिंग के डेप्थ को एक्टिवेट कर दिया और जब ये अपनी लिमिट पर पहुंच गई तो ये एक डिफरेंट आइटम बन गई। यूरी ये सुनकर हैरान रह जाती है कि उसने डेथ लिमिट को पार कर दिया और यूसुतो उन्हें दिखाता भी है कि इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और यही चीज इसे अलग बनाती है। और जैसा कि हिंट में बताया गया बहुत सारी मौत का प्रूफ, दूसरे शब्दों में यही वो रिंग है जो कई सारी मौत का प्रूफ है जिससे बॉस के रूम को ओपन किया जा सकता है। यूसुतो की ये सब बात सुनकर उन दोनों को अच्छा लगता है कि यूसुतो इतना इंटेलिजेंट है। वहीं यूसुतो को लग रहा था कि उसने बहुत ज्यादा बोल दिया, अगर इस रिंग ने काम नहीं किया तो वो सिर्फ मजाक बनकर रह जाएगा। यही सोचकर वो घबरा रहा था। बॉस रूम तक पहुंचने के बाद मानो उसे धक्का लगाकर खोलने की कोशिश करती है लेकिन जैसा कि कहा गया था वो डोर ओपन नहीं हुआ और इसीलिए यूसुतो की बारी आई जिसने रिंग को ऊपर कर डोर को ओपन करने का आदेश दिया। लेकिन कई सेकंड बीत जाने के बाद भी वहां पर कुछ नहीं हुआ। यूसुतो एम्बैरेस होने ही वाला था कि तभी उस रिंग से एक रोशनी निकली जो गेट पर पड़ी और गेट खुल गया जिसे देखकर यूसुतो की आंखों में आंसू आ गए। अब यूसुतो को पता है कि इसके सामने एक बॉस है और दूसरे टावर के बॉस को मारने पर वो कई बार मर चुका है और यहाँ का बॉस तो उससे कई ज्यादा स्ट्रांग होगा। यूसुतो पीछे मुड़ा और माना और यूरी को साथ चलने के लिए कहा। तभी पीछे से एक हाथ आया जो यूसुतो को फेंक कर अंदर कर देता है। यूसुतो माना और यूरी को अंदर आने से मना कर पाता उससे पहले वो दोनों अंदर आ जाती हैं और बॉस रूम बंद हो जाता है जहाँ एक सील भी लग जाती है क्योंकि बॉस रूम को खोलने के बाद कोई भी वहाँ से वापस नहीं जा सकता। सामने से एक पोर्टल ओपन हुआ और उसमें से एक अजीब सा मॉन्स्टर बाहर आया। उसने कुछ इंचेंट किया और अपनी पावर को अनलिश कर हवा में उड़ने लगा। इस मॉन्स्टर का नाम एल्डर बोन प्रीस्ट था। उसने फिर से एक चैंटिंग की और आसपास आग फैला दी जिससे कई सारे मिनियंस बाहर निकले। यूसुतो ने मिनियंस को छोड़कर सीधा बॉस पर हमला किया ताकि वो बिना किसी नुकसान के इस फाइट को जीत पाए। लेकिन उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर एक डिफेंस शील्ड लगी थी जो उसे प्रोटेक्ट करती है और यूसुतो को झटके से दूर कर देती है। तभी पीछे से एक स्केलेटन आया जो यूसुतो पर हमला करने लगा। जब यूसुतो ने उसे मारा तब तक उसके पीछे एक और स्केलेटन आ गया जिसने अपनी तलवार यूसुतो के आर पार कर दी और बाकी के स्केलेटन मिलकर यूसुतो को मार देते हैं। रिवाइव होने पर उसका डिफेंस 40 से बढ़ जाता है और वो एक मॉन्स्टर पर पीछे से हमला करता है लेकिन वो मॉन्स्टर हमले को ब्लॉक कर लेता है और वो अकेला स्केलेटन इतना पावरफुल था कि वो यूसुतो को संभाल सकता था। नीचे वाले फ्लोर के स्केलेटन्स कम पावरफुल थे और यहाँ के स्केलेटन्स उनसे ज्यादा पावरफुल हैं और ऊपर से यहाँ पर तो कई सारे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन सबको हैंडल कैसे करे। तभी कुछ स्केलेटन्स ने उसे पकड़ा और जमीन पर गिरा दिया। उसके सामने प्रीस्ट मॉन्स्टर आया। तभी उसकी नजर साइड में जाती है जहाँ पर माना और यूरी उन मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ रही थी। तभी माना मैजिक का एक हमला करती है जो उन मॉन्स्टर को जाकर लग जाता है। उसे लगा कि सारे मॉन्स्टर्स मारे गए लेकिन उनमें से एक को भी खरोच नहीं आई थी और वो सभी चारों तरफ से माना और यूरी को घेर लेते हैं। वहीं यूसुतो जो माना और यूरी को बचाना चाहता था वो उठने की कोशिश कर रहा था। तभी वो मॉन्स्टर अपने डंडे को उठाता है और यूसुतो के एक हाथ को काट देता है जिससे यूसुतो को दर्द हुआ और वो दर्द में करहाने लगा। प्रीस्ट मॉन्स्टर ने फिर से अपनी छड़ी उठाई और यूसुतो के एक पैर को अलग कर दिया जिससे उसका दर्द बढ़ गया और वो अनकॉन्शियस होने लगा और सारे स्केलेटन्स मिलकर उसे चीरने लगे। उसके खून का कतरा कतरा उड़कर बाहर निकल रहा था और यूसुतो दर्द में करहाते हुए नीचे पड़ा था। यूसुतो पूरी तरीके से ट्रॉमाटाइज्ड हो गया था। प्रीस्ट मॉन्स्टर ने अपनी छड़ी फिर से उठाई और यूसुतो के सर को काट कर उसे मार दिया और जोर जोर से हंसने लगा। जैसा कि पहले चैप्टर में मैंने बताया था रिवाइव होने से पहले उसे 10 सेकंड दिए जाते हैं और जब उसकी आंखें अपने सिस्टम के अंदर खुली तो वो ट्रॉमाटाइज्ड हो चुका था और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। जो उसने दर्द महसूस किया उसे सहन कर पाना उसके बस के बाहर हो रहा था और वो उसी असहनीय दर्द को महसूस कर डर से तड़पने लगा और वो इतना ट्रॉमाटाइज्ड होने के बावजूद यूरी और माना की फिक्र कर रहा था। 7 सेकंड में वो रिवाइव होने वाला था और वो अपने आप में हिम्मत भर रहा था। उसे पता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो माना और यूरी की मौत हो जाएगी लेकिन उसके हाथ पैर कांपना बंद ही नहीं कर रहे थे। उसने अपने रीस्पॉन पॉइंट को चेंज किया और उन मॉन्स्टर के पीछे आ खड़ा हुआ लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि उससे एक भी कदम बढ़ा नहीं जा रहा था और इसी डर में वो रोने लगा। तभी पीछे का दरवाजा टूटा और वहाँ से एक चैलेंजर निकला जिसने सुना था कि इस डोर को कोई भी ओपन नहीं कर पा रहा लेकिन यहाँ का जायजा लेने के बाद उसे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनकी हालत अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है। सभी का ध्यान उस चैलेंजर ने अपनी तरफ खींच लिया था। 2 स्केलेटन्स जो यूसुतो के ऊपर हमला करने वाले थे वो चैलेंजर उनको मारकर यूसुतो को बचा लेता है और यूसुतो को एक यंगस्टर बुलाकर उसे लीड करने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी पावर देखकर यूसुतो हैरान था कि जहाँ वो एक को नहीं संभाल पा रहा था उसने अकेले ही 2 को मार
मार दिया। साथ ही वो चैलेंजर अपने आप को डोमिनेटर किंग कोंगुरा बुलाता है। डोमिनेटर और डोमिनेटर के बाद डोमिनेटर किंग। डोमिनेटर किंग उसे कहा जाता है जिसने ग्रेट मैजिक टावर को कॉन्कर किया हो, जो 100 फ्लोर से भी ज्यादा का होता है, और तब उसे डोमिनेटर किंग का टाइटल मिलता है। और ऐसे टावर जापान में सिर्फ कुछ ही हैं। और कोंगुरा की पावर फ्लेम्स थी, जिनकी मदद से वो आसपास फायर का बवंडर ला देता है और उन्हीं में सभी मिनियंस मारे जाते हैं। बॉस मॉन्स्टर ये सब देखकर वहां से भागने लगता है, लेकिन कोंगुरा उस पर एक जोरदार हमला करता है। बॉस मॉन्स्टर की शील्ड ने उसके अटैक को रोका, लेकिन कोंगुरा की पावर्स के सामने उसकी शील्ड भी टिक नहीं पाई और एक धमाके के साथ वो टूटकर बिखर गई। बॉस मॉन्स्टर पीछे से कोंगुरा पर हमला करता है, लेकिन वो एक ही मुक्के में बिना देखे ही उस बॉस मॉन्स्टर को अनकॉन्शियस कर देता है और वो यूसुतो को यंगस्टर कहकर फाइनल अटैक उसे करने के लिए कहता है, ताकि वो अपने फियर पर ओवरकम कर सके। और उस बॉस मॉन्स्टर को इजी टारगेट सिर्फ यूसुतो दिख रहा था, जिसे मारने के लिए वो यूसुतो पर हमला करता है, लेकिन जख्मी बॉस मॉन्स्टर को यूसुतो तलवार घुमाकर मार देता है। कोंगुरा कहता है, लगता है हमने तुम्हारे डर पर काबू पा लिया, जिस पर यूसुतो हामी भरता है और कोंगुरा आगे कहता है, तो क्या अब मैं तुम्हें प्रेस फोन का डोमिनेटर बुला सकता हूँ? जिस पर यूसुतो कहता है कि सारी मेहनत तो उसने की है, तो वो डोमिनेटर कैसे हुआ? कोंगुरा कहता है, डोमिनेटर जो होता है उसे ही रिवॉर्ड मिलता है और रिवॉर्ड तुम्हें मिला है। ये सुनकर यूसुतो सारा रिवॉर्ड कोंगुरा को देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कोंगुरा मना कर देता है, ये कहकर कि ये सब उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेगा। कोंगुरा बताता है कि उसके पास पैसे की कमी नहीं और उसके पास खुद का एक पर्सनल वेपन है, और अगर यूसुतो उसे थैंक यू बोलना चाहता है तो वो बस वेपन को दिखा दे जो उसे मिला है। यूसुतो ने उस वेपन को बाहर निकाला जो एक अक्वा था, लेकिन यूसुतो मैजिक में अच्छा था ही नहीं। वहाँ पर यूरी ही सिर्फ मैजिक को यूज करना जानती है, इसीलिए वो अक्वा को यूरी को देने लगता है, लेकिन यूरी कहती है कि वो इस अक्वा को डिजर्व नहीं करती। माना और यूरी उस पर सिर्फ बोझ ही रही हैं, बस इसी टावर में नहीं बल्कि उस पहले बॉस को हराते समय भी, और माना भी इस पर एग्री थी। इसीलिए उन दोनों ने फैसला किया है कि वो यूसुतो के साथ आगे से पार्टी नहीं बनाएंगे। यूसुतो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इस बार तो उसने कुछ किया भी नहीं। उन दोनों को जिसने प्रोटेक्ट किया है वो कोंगुरा है। ये सुनकर माना कहती है, क्या तुमने कुछ नोटिस किया? प्रोटेक्ट, हर बार हमें लोग प्रोटेक्ट करते ही आए हैं। यूसुतो को इन तीनों के बीच एक बड़ी सी दरार दिखने लगती है। तभी माना और यूरी कहती हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बनेंगी, और स्ट्रॉन्ग बनने के बाद वो दोनों फिर से यूसुतो के साथ पार्टी बनाएंगी। और जब यूरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तब यूसुतो उस अक्वा को यूरू को दे सकता है, लेकिन यूसुतो अक्वा को यूरू को थमा देता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है और ये अक्वा उसके काम आएगा। अब जो कि बॉस मॉन्स्टर हार चुका था, इसीलिए टावर डिसअपियर होने लगता है और वो सभी टावर से बाहर आ जाते हैं। यूसुतो अकेला होकर जमीन पर बैठा था, तभी वहाँ पर कोंगुरा आया और उसने यूसुतो का नाम लिया। यूसुतो के पूछने पर कोंगुरा बताता है कि उसने यूसुतो का नाम उन दोनों लड़कियों के मुंह से सुना है। साथ ही कोंगुरा यूसुतो को ऑफर करता है कि अगर वो टाइम पास करना चाहता है तो वो कोंगुरा के साथ चल सकता है। साथ ही वो बताता है कि मैनेजमेंट ब्यूरो की चीफ ने उसे बुलाया है और उससे मिलने से पहले उसने सोचा कि प्रेस फोन में आकर कुछ मॉन्स्टर्स को मारा जाए। फिर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। यूसुतो जानना चाहता था कि कोंगुरा उस जैसे लड़के के साथ क्यों घूमना चाहता है। कोंगुरा बताता है कि उसने यूसुतो का नाम चीफ फ्यून से सुना है। उसने कहा है कि तुम एक अच्छे डोमिनेटर हो। ये सुनकर यूसुतो एक्साइटेड हो जाता है, और जब मैंने तुम्हारे नाम को बॉस रूम में सुना तो मैं सरप्राइज रह गया। मैंने सोचा तुम सिर्फ रेगुलर चैलेंजर हो। जिस पर यूसुतो कहता है कि मैं रेगुलर चैलेंजर ही हूँ, मैं बॉस के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाया। कोंगुरा उसका जोश बढ़ाता है और अगली बार के लिए एफर्ट डालने के लिए कहता है, और चीफ यूफू से मिलने से पहले उनके पास अभी बहुत सारा टाइम बचा है, इसीलिए कोंगुरा रिलैक्स करने के लिए शॉपिंग करने का प्लान बनाता है। और यूसुतो से कहता है कि डोमिनेटर बनने के बाद उसके पास बहुत सारे पैसे आ रहे होंगे, पैसों को कैसे मैनेज करना है आज उसे कोंगुरा सिखाएगा। ये सुनकर यूसुतो खुश हो जाता है कि वो जापान की डोमिनेटर किंग से मनी मैनेजमेंट सीखने वाला है। जिसके बाद वो दोनों फैंसी कपड़े पहनकर मैनेजमेंट ब्यूरो जाते हैं। चीफ फ्यून यूसुतो को नहीं पहचानती है। यूसुतो रोने लगा कि इतना फैशन करने के बाद भी उसे डिसअपॉइंट ही होना पड़ा। पर फ्यून कहती है कि उसका आउटफिट थोड़ा सा अजीब है। कोंगुरा ने यूसुतो को दिलासा दिया कि वो सभी डोमिनेटर्स हैं, इसीलिए उनका फैशन सेंस इतना अच्छा नहीं है। और फ्यून यूसुतो से कहती है कि उसने कुछ ज्यादा ही रंग बिरंगे कपड़े पहन लिए हैं, इसी वजह से वो ज्यादा अजीब लग रहा है। ये सुनकर यूसुतो गुस्सा हुआ और फ्यून को उल्टा सीधा कहने लगा कि वो अपने घर में गंदे और मैले कपड़े पहनती होगी, लेकिन यहाँ कूल बन रही है। तभी फ्यून ने एक मैगजीन बाहर निकाल कर रखी जिसमें उसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे और वो
आज ही की थी, जिसे देखकर यूसुतो घुटने पर बैठकर माफी मांगने लगता है। ये देखकर कोंगुरा हंसने लगता है, जिसके बाद कोंगुरा ने पूछा कि उसे फ्यून ने क्यों बुलाया है, जिस पर फ्यून ने बताया कि टोक्यो की मैनेजमेंट ब्यूरो जल्द ही एक लार्ज स्केल पर ऑपरेशन करने वाली है ग्रेटेस्ट मैजिक टावर ज्यूस में। जैसे जैसे फ्लोर बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही टावर में मौत की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिसे मैनेजमेंट ब्यूरो नजरअंदाज नहीं कर सकता। और ऊपर के फ्लोर पर रखे हुए खजाने ऑपरेशन में भाग लेने वालों को बांट दिए जाएंगे। फ्रंट लाइन से लेकर सपोर्ट यूनिट तक उनकी एबिलिटीज के हिसाब से उन्हें बांट दिया जाएगा। ज्यूस टावर के डेंजर के लेवल को नॉर्मल टावर से कंपेयर नहीं किया जा सकता। भले ही इस ऑपरेशन को मैनेजमेंट ब्यूरो संभाल रही है, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारी मौतें होंगी और इसीलिए फ्यून चाहती है कि फ्रंट लाइन पर कोंगुरा रहे ताकि चैलेंजर्स की मौतों को कम किया जा सके। चैलेंजर्स की जान बचाने के लिए कोंगुरा इस ऑपरेशन में जाने के लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि यूसुतो भी फ्रंट लाइन में उसके साथ जाएगा, जिस पर फ्यून राजी हो जाती है। और यूसुतो हैरान और कोंगुरा यूसुतो को अपना पार्टनर बना लेता है, जिससे यूसुतो के पसीने छूटने लगते हैं, जो कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले कुछ टाइम बचा था। इसीलिए कोंगुरा यूसुतो के साथ मिलकर लेवल अप करना चाहता था, साथ ही उसे ट्रेनिंग दे सके ताकि वो फ्रंट लाइन में अच्छे से लड़ सके। यूसुतो कोंगुरा से कहता है क्या उसके पास कोई चॉइस है कि वो फ्रंट लाइन में जाने से मना कर सके, जिस पर कोंगुरा हंसते हुए मना कर देता है। फिर कोंगुरा के पूछने पर फ्यून उसे बताती है कि लेवल अप करने के लिए यहाँ पर एक टावर है, मैजिक टावर प्रोटियस। वहाँ पर ज्यादा सुविधाएं नहीं है और वहाँ पर हाई लेवल के मॉन्स्टर्स भी अपीयर होते हैं और वहाँ पर मैजिक स्टोन की एक बड़ी सी माइन भी है और इसीलिए वो चैलेंजर्स के बीच पॉपुलर है। ये सुनकर कोंगुरा यूसुतो को लेकर उस टावर पर कॉन्कर करने के लिए जाने लगता है। फिर वो दोनों टावर में आ जाते हैं। सामने एक मॉन्स्टर था। यूसुतो की पावर जांचने के लिए कोंगुरा उसे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कहता है। यूसुतो ने तेजी से उस मॉन्स्टर पर हमला किया, जिसे मॉन्स्टर ने ब्लॉक कर यूसुतो पर हमला कर दिया। यूसुतो तेजी से आगे बढ़ा और उस पर कट लगाकर आगे गुजर गया, लेकिन इतने पावरफुल आर्मर की वजह से उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं हुआ और उसने अपने वेपन से यूसुतो पर हमला कर दिया। कोंगुरा चाहता तो उसे बचा लेता, लेकिन वो इन्फिनाइट रिवाइवल को एक बार देखना चाहता है। साथ ही उसकी पावर्स को वो हमला सीधा यूसुतो को लगा और वो उड़कर दूर जा गिरा। तभी उसकी मौत हुई और वो वापस आकर मॉन्स्टर के एक हाथ को काट देता है। कोंगुरा ने उसके इन्फिनाइट रिवाइवल को देखा और वो इम्प्रेस हुआ। अब उसे अपना एक पार्टनर मिल गया है जो कभी मर नहीं सकता। यूसुतो ने उस मॉन्स्टर पर तलवार रख रखी थी। तभी उस मॉन्स्टर ने अपने कटे हुए हाथ को साइथ की तरह बनाया और यूसुतो के आर पार कर दिया। यूसुतो वापस जिंदा हुआ, लेकिन इस बार वो गुस्सा था क्योंकि 2 बार मॉन्स्टर ने उसके दिल को चीर दिया। उसने तेजी से मॉन्स्टर पर हमला किया, जिसे मॉन्स्टर ने ब्लॉक कर लिया। दोनों झटके से दूर हुए और यूसुतो लगातार उस पर हमला करने लगता है, जिसे वो मॉन्स्टर ब्लॉक करे जा रहा था। यूसुतो का एक भी हमला उस पर लग नहीं रहा था। तभी चट्टानों के पीछे से उस पर एक और हमला हुआ, जिसे उसने बड़ी मुश्किल के साथ डॉज किया। ये एक दूसरे मॉन्स्टर ने किया था जो बिल्कुल उसी की तरीके दिख रहा था। तभी वहाँ पर बहुत सारे उस जैसे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो यूसुतो को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिनसे यूसुतो लड़ने लगता है, लेकिन वो सभी ज्यादा पावरफुल थे और यूसुतो को लड़ने से तकलीफ हो रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यूसुतो बार बार मरता रहेगा। तभी उस पर एक हमला होने वाला था जिससे वो मरने वाला था। तभी कोंगुरा सामने आया और उसने अटैक को ब्लॉक किया और सामने आ रहे मॉन्स्टर्स को मार दिया। बाकी के बचे मॉन्स्टर्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन कोंगुरा उन सबको जलाकर राख कर देता है, जिसे देखकर यूसुतो हैरान रह जाता है। कोंगुरा यूसुतो से कहता है कि मुझे तो शो ऑफ करना था, लेकिन ये सभी कुछ ज्यादा ही कमजोर निकले। मैं ये नहीं चाहता था, मैं चाहता था मैं तुम्हारे जैसे फाइट करूं, यानी अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर। ये सुनकर यूसुतो को हैरानी होती है और उन दोनों में बहस होने लगती है। और उनका आगे का प्लान माइनिंग एरिया तक जाना है, क्योंकि वहाँ पर मैजिक स्टोन्स पाए जाते हैं जिनसे माना निकलता है, जो मॉन्स्टर को बहुत पसंद है, क्योंकि मॉन्स्टर्स उन्हें ऑब्जर्व कर पावरफुल हो जाते हैं और इसी वजह से माइनिंग एरिया में पावरफुल मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं। फिर वो दोनों चलते हुए माइनिंग एरिया में आ जाते हैं, जहाँ पर चैलेंजर्स माइनिंग कर रहे थे और इनके बीच एक मॉन्स्टर भी था। यूसुतो माइनिंग एरिया को देखकर हैरान था, क्योंकि वो पहली बार माइनिंग एरिया को देख रहा था। उसने बस थोड़े से मैजिक स्टोन को बेचकर इतने सारे पैसे कमा लिए, तो यहाँ पर तो उसकी पूरी खदान है। अगर उसने यहाँ के सारे मैजिक स्टोन को बेच दिया तो वो तो अमीर बन जाएगा। इसीलिए वो जोश में कोंगुरा से कहता है कि चलो मैजिक स्टोन की माइनिंग करें, लेकिन कोंगुरा बताता है मैजिक स्टोन सेपरेट होकर बहुत सारे बन जाते हैं और जब मैजिक स्टोन अलग होते हैं और जब वो अलग होते हैं तो उनकी पावर्स भी कम रह जाती हैं और इसीलिए उनकी क्वालिटी लो होती है और साथ ही इसमें इम्प्योरिटी भी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इनके ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं और अगर तुम इन्हें माइन भी करते हो तो ये ज्यादा अमीर तुम्हें नहीं बना सकती। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इन्हें फिर भी माइन कर रहे हैं और माइनिंग एरिया का मैनेजमेंट ब्यूरो ध्यान रखता है और डिफेंस के लिए एक्सप्लोरर्स भी रखे गए हैं। वहीं पर एक लड़कियों का ग्रुप था जो स्टोन्स को माइन कर बहुत खुश था और उन्हें देखकर यूसुतो को माना और यूरी की
याद आने लगती है, जिससे वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। तभी कोंगुरा उसके पास आता है और उसे चिढ़ाने लगता है कि वो लड़कियों को देख रहा है। वो यूसुतो से पूछने लगता है कि उनमें से उसे कौन सी पसंद आई है, जिस पर यूसुतो कहता है उनमें से कोई नहीं। यह सुनकर कोंगुरा कहता है लगता है वो लड़की यहाँ पर नहीं है, शायद वो दो लड़कियाँ जो प्रेसफोन में तुम्हारे साथ थी वो दोनों ही बहुत क्यूट थी। तो उन दोनों में से कौन पसंद है, या फिर तुम्हें फ्यून अच्छी लगती है? तो इन तीनों में से तुम्हें कौन पसंद है? यह सुनकर यूसुतो उसे बकवास करने से मना करता है और उसे समझाता है कि वो यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आया है, न कि रोमांस। यह सुनकर कोंगुरा उसे लड़कियों की तरफ इशारा करता है जो एक बड़े से मैजिक स्टोन को माइन कर रहे थे, लेकिन वो इतना मजबूत था कि उसके हाथ में दर्द होने लगता है और उनके पीछे वही एक बड़ा सा मॉन्स्टर था जिसे यूसुतो देख लेता है और वो मॉन्स्टर अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और उन लड़कियों पर हमला करने के लिए बढ़ता है। वो अपने साठ से उन लड़कियों पर हमला करता है। यूसुतो उन लड़कियों के सामने आकर और उन सारे हमलों को रोक लेता है। लड़कियां यूसुतो का धन्यवाद करती हैं और वहां से चली जाती हैं, लेकिन बहुत सारे शार्ट्स उसके सीने में धंस गए थे, जिससे वो मारा जाता है। लेकिन उसे खुशी थी कि वो मरकर किसी को बचा सकता है। उस मॉन्स्टर ने अपने बड़े से पैर को उठाया और यूसुतो को कुचल कर मार दिया, जिससे उसकी इंटेलिजेंट 34 से बढ़ गई। यूसुतो वापस से जिंदा हुआ और मॉन्स्टर से लड़ने के लिए एक्साइटेड हो गया, जो कि उसकी स्ट्रेंथ कम है, इसीलिए वो ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाता है और वो तेजी से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है। लेकिन उसका बाहरी हिस्सा इतना ताकतवर था कि यूसुतो का हमला उस पर काम ही नहीं आता, इसीलिए यूसुतो पीछे आ जाता है। जब यूसुतो ने कोंगुरा पर ध्यान दिया तो वो लोगों को सेफ एरिया की तरफ भेज रहा था। वहाँ के गार्ड से जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कोंगुरा कहता है कि उनका पार्टनर मॉन्स्टर को संभाल लेगा। पार्टनर का नाम सुन के यूसुतो हैरान रह जाता है। तभी उस पर वो मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिसे यूसुतो अपनी तलवार से ब्लॉक करता है और बहुत सारों को डॉज करने लगता है। कोंगुरा यूसुतो से पूछता है कि उसकी इंटेलिजेंस कितनी है, लेकिन यूसुतो जो हमले को ब्लॉक करे जा रहा था वो कोंगुरा को मजाक करने से मना करता है, जिस पर कोंगुरा कहता है कि वो मजाक नहीं कर रहा। अगर वो अपनी इंटेलिजेंस पर फोकस करता है तो वो उस मॉन्स्टर के कवच को तोड़ सकता है और मैं इस मॉन्स्टर को तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ। जैसे जैसे इंटेलिजेंस बढ़ती जाती है चैलेंजर मैजिक को संभाल सकता है, लेकिन डेथ पेनल्टी से जो उसकी इंटेलिजेंस बढ़ी है उससे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन वो कोंगुरा की कही हुई बात से अपनी इंटेलिजेंस पर फोकस करने लगता है। तभी उसे दो स्किल्स मिलती हैं, मैजिक सेंसिंग 1 और मैजिक मैनिपुलेशन 1। यूसुतो ये देखकर हैरान हो जाता है, साथ ही उसे अच्छा भी लगता है कि उसके मरने पर उसे कुछ तो फायदा हुआ। उसने अपने मैजिक सेंसेस को एक्टिवेट किया और उस मॉन्स्टर के आसपास उसे एक मैजिक फ्लो दिखाई दिया। जब उसने और अच्छे से फोकस किया तो उसे सारी चीजें समझ आ गई कि मॉन्स्टर अपने आप को मैजिक सेल से प्रोटेक्ट कर रहा है, इसी वजह से उसका कवच इतना हार्ड है। तभी उस मॉन्स्टर ने अपनी गैदरिंग पावर को एक्टिवेट किया और उससे यूसुतो पर हमला कर दिया, जिससे यूसुतो उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। उस मॉन्स्टर के चारों तरफ मैजिक फ्लो बन रहा था। तभी यूसुतो को एक ओपनिंग दिख जाती है। वो मॉन्स्टर के हमले को ब्लॉक करते हुए तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो एक बड़ा सा हिट उस मॉन्स्टर पर लगा सके। उस मॉन्स्टर का डिफेंस सेल थोड़ा सा अनस्टेबल था, जिसे मजबूत बनाने के लिए वो मॉन्स्टर आसपास के क्रिस्टल से माना कलेक्ट कर रहा था। ये जानते ही यूसुतो वहाँ के सभी मैजिक स्टोन्स को तोड़ने लगता है और साथ ही साथ उस मॉन्स्टर के हमले से भी बच रहा था। यूसुतो सभी मैजिक स्टोन को तोड़ ही रहा था कि तभी मॉन्स्टर छलांग लगाकर उसके पीछे आ जाता है। उस मॉन्स्टर ने फिर से यूसुतो के ऊपर अपने साठ से हमला किया, जिससे बचने के लिए यूसुतो अपने मैजिक मैनिपुलेशन को यूज करने लगता है, जिससे वो आसपास के मैजिक को गैदर कर सकता है। उसने अपने मैजिक मैनिपुलेशन को अपनी तलवार पर यूज किया और उसके अटैक्स को अवॉइड करते हुए उस मॉन्स्टर की सेल पर एक जोरदार हमला किया, लेकिन उसका हमला उसके मैजिक सेल को तोड़ने के लिए काफी नहीं था। इसीलिए यूसुतो अपनी तलवार की यूनिक एबिलिटी यूज करने की सोचता है, द 7 स्ट्राइक। उस मॉन्स्टर ने यूसुतो पर हमला किया और यूसुतो उसे अपनी तलवार से रोकने लगा। हर स्ट्राइक के साथ उसकी पावर से बढ़ती जा रही थी। तभी उस मॉन्स्टर ने अपने बड़े बड़े 2 मैजिक स्टोन्स को उखाड़ कर यूसुतो पर फेंक दिया, जिसे यूसुतो ने अपनी 5वीं और 6ठी स्ट्राइक के साथ काट दिया और अपनी लास्ट पावरफुल स्ट्राइक को लैंड करने के लिए तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगा। उसने मॉन्स्टर के सभी अटैक्स को डॉज किया और अपनी लास्ट स्ट्राइक के इंसेन पावर के साथ उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगा और यूसुतो का ट्रम्प कार्ड देखकर कोंगुरा भी इम्प्रेस हो जाता है। यूसुतो ने अपनी फाइनल स्ट्राइक को लैंड किया और उस मॉन्स्टर के सेल के साथ उसे भी बीच से काट दिया और एक धमाके के साथ वो मॉन्स्टर मारा गया। यूसुतो धड़ाम से पीछे आ गिरा और कोंगुरा ने एक अच्छे स्माइल के साथ उसका वेलकम किया। यूसुतो ने सभी चैलेंजर्स का हाल चाल लिया जो बिल्कुल ठीक थे और वहीं लड़कियां देखकर उसे ब्लश कर रही थी, क्योंकि उसने हीरो बनकर सबकी जान जो बचाई। तभी पीछे की दीवारों को तोड़ता हुआ एक स्टील
स्टील सरपेंट निकला और उसने तेजी से यूसुतो को खा लिया। ये देखकर सभी लड़कियां डर जाती हैं और वहीं यूसुतो दोबारा जिंदा हुआ। यूसुतो उस मॉन्स्टर के बड़े से साइज को देखकर हैरान था। यूसुतो ने देखा कि वो मॉन्स्टर दीवारों को छेदता हुआ उसके पास आया है। वो मॉन्स्टर तेजी से घूमा और अचानक कोंगुरा पर हमला कर दिया, जिसे कोंगुरा ने अपनी तलवार से ब्लॉक किया और उसे झटके से दूर किया। सरपेंट की इस पावर को देखकर कोंगुरा सीरियस हो जाता है और वो अपनी फ्लेम स्किल का यूज करने लगता है ताकि स्टील सरपेंट को जलाकर पानी बना दिया जाए, लेकिन उसकी फ्लेम्स उस सरपेंट पर काम ही नहीं कर रही थी। कोंगुरा ने बताया कि शायद उसका बाहरी सेल फायर रेजिस्टेंस है, इसीलिए कोंगुरा अपनी फिजिकल एबिलिटी का यूज कर उस स्टील पैंथर को हराने वाला था। वो तेजी से बढ़ा और उस मॉन्स्टर पर हमले करने शुरू कर दिए, लेकिन उसका कोई भी हमला उस मॉन्स्टर पर काम ही नहीं कर रहा था, बल्कि वो मॉन्स्टर गुस्सा होकर अपने सेल से टेंटिकल्स निकालने लगा। कोंगुरा पहले से ही हवा में था, उसके लिए इन टेंटिकल्स को अवॉइड करना मुश्किल था, इसीलिए यूसुतो कोंगुरा को धक्का देकर साइड कर देता है और वो टेंटिकल्स यूसुतो के आर पार हो जाते हैं और रिस्पॉन्ड पॉइंट का यूज करते हुए यूसुतो सरपेंट के सामने टेलीपोर्ट हुआ और अपनी तलवार को उस मॉन्स्टर की आंख में धंसा दिया, जिससे वो मॉन्स्टर दर्द से करहाने लगा और यूसुतो को झटके से दूर कर दिया। तभी कोंगुरा आकर यूसुतो को कैच करता है और उसे सेफ एरिया में ले आता है। कोंगुरा ने यूसुतो से माफी मांगी कि उसकी वजह से यूसुतो को मरना पड़ा, लेकिन यूसुतो उसे इस बात के लिए चिंता करने से मना करता है। उस मॉन्स्टर की एक आंख फूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा था और इसी गुस्से में उसने यूसुतो पर हमला करना चाहा, लेकिन सेफ एरिया में होने की वजह से उस सरपेंट को एक जोरदार करंट लगता है, जिससे यूसुतो को पता चल जाता है कि मॉन्स्टर जब सेफ एरिया में आते हैं तो क्या होता है। उस मॉन्स्टर ने कुछ देर सोचा और वो नीचे के फ्लोर पर जाने लगा। अगर उन दोनों ने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो नॉर्मल चैलेंजर्स को मार डालेगा। जब यूसुतो ने उस छेद को देखा तो वो बहुत बड़ा हो चुका था, यानी वो सभी फ्लोर्स को चीरते हुए नीचे जा रहा है। नॉर्मल मॉन्स्टर्स फ्लोर के ऊपर नीचे नहीं आ जा सकते, लेकिन जब एक मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो वो कुछ मेथड्स का यूज करते हुए एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर आ जा सकते हैं, और उनमें से एक ही ये स्टील सरपेंट है। और इन जैसे मॉन्स्टर्स को एक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया जिसे नेम्ड एरर्स कहा जाता है। कोंगुरा की ये सब बात सुनकर यूसुतो हैरान हुआ। कोंगुरा ने आगे कहा कि तुम्हारा ये एक्सप्रेशन जायज है, क्योंकि नॉर्मल चैलेंजर्स को इसके बारे में नहीं बताया जाता है। नेम्ड एरर्स के बारे में सिर्फ मैनेजमेंट ब्यूरो और उनके कुछ सिलेक्टर्स मेंबर और उनके कुछ हाई लेवल एक्सप्लोरर्स को पता है। अब उन दोनों को ये इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ब्यूरो को देनी होगी, इसलिए वो दोनों मैनेजमेंट ब्यूरो जाने लगते हैं। तभी वो लड़कियां यूसुतो को देखकर उसे भूत समझने लगती हैं, लेकिन यूसुतो कहता है कि वो एक इल्यूजन था, वो सच में नहीं मरा था। यूसुतो उन सबका ट्रॉमा नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोल दिया, इसीलिए वो अपने आप को स्मार्ट समझ रहा था। तभी एक लड़की ने उसके खून की तरफ इशारा किया और उससे पूछा, तो फिर ये खून कैसा? यूसुतो उन लड़कियों को फिर से यही कहता है कि ये सिर्फ इल्यूजन है, जिससे वो लड़कियां और भी इम्प्रेस हो जाती हैं और वो सभी मिलकर यूसुतो का धन्यवाद करती हैं। तभी उनमें से एक लड़की यूसुतो का नंबर मांगने लगती है और इसका इम्पैक्ट यूरी को हो रहा था, जो किसी टावर में फाइट कर रही थी। तभी कोंगुरा यूसुतो को बुलाता है कि उसे जल्दी करना होगा। ये सुनकर यूसुतो उस लड़की की बात को अनदेखा कर उन सबको टावर के बाहर जाने के लिए कहता है। फिर यूसुतो कोंगुरा के पास आता है और कोंगुरा फिर से उसे चिढ़ाने लगता है। फिर वो दोनों टेलीपोर्ट गेट का यूज कर वहां से बाहर जाने लगते हैं। टेलीपोर्ट गेट जिससे तुम उसी टावर के दूसरे फ्लोर पर जा सकते हो 5-5 के सीक्वेंसेस में, और ज्यादातर टेलीपोर्ट गेट सेफ एरिया में होते हैं। एक बार जब कोई फ्लोर पर चढ़कर इसे एक्टिवेट कर देता है तो ये यूजेबल बन जाता है। यूसुतो उन चैलेंजर्स के लिए परेशान था जिनके पास ये टेलीपोर्ट गेट नहीं है। फिर वो दोनों मैनेजमेंट ब्यूरो आ जाते हैं और चीफ फ्यून को सारी बात रिपोर्ट करते हैं, और चीफ फ्यून के पास पहले से ही खबर आ गई थी कि पोर्टियस में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे नॉर्मल चैलेंजर्स मारे जा रहे हैं, और उन्हें उस स्टील सरपेंट के बारे में भी पता है, और उस सरपेंट को हराने के लिए चीफ फ्यून खुद जाने वाली है। लेकिन कोंगुरा बताता है कि वो दोनों मिलकर भी उस सरपेंट को हरा नहीं पाए, इसीलिए उन्हें कुछ और चैलेंजर्स की भी जरूरत पड़ेगी। फ्यून ने अपनी बड़ी सी तलवार को बाहर निकाला और कोंगुरा से कहा, मैं खुद चलूंगी। फिर वो तीनों टावर के 25वें फ्लोर पर आए, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारी मौतें हो चुकी थी। तभी फ्यून आकर बताती है कि वो मॉन्स्टर यूसुतो से फाइट करने के बाद उसने 8वें फ्लोर के चैलेंजर्स पर हमला किया, और उनके सबॉर्डिनेट्स के हिसाब से जब वो चलता है तो अर्थक्वेक आता है, और वो अर्थक्वेक यहीं आसपास से कहीं आ रहा है, यानी उनका टारगेट कहीं आसपास है। तभी यूसुतो ने पूछा, क्या वो अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए परेशान नहीं है कि स्टील सरपेंट उन्हें मार डालेंगे, क्योंकि प्रेसफोन में भेजी गई टीम पूरी तरीके से वाइप आउट हो चुकी थी। लेकिन फ्यून बताती है कि इस बार की टीम स्पेशलाइज है, जिसे स्पेशल टास्क फोर्स कहा जाता है, जो मैनेजमेंट ब्यूरो के चीफ के अंदर है, जिसे लोग हाकवा स्क्वाड के नाम से जानते हैं। तभी उनमें से एक सामने आया और उसने सारी रिपोर्ट चीफ को दी कि मॉन्स्टर यहीं कहीं दीवारों में है, जब वो चलता है तो भूकंप आता है। फिर उसने तिरछी नजरों से कोंगुरा और यूसुतो को देखा और सर झुकाकर उन्हें अप्रिशिएट किया।
किया कि उनकी स्क्वाड टीम अकेले ही इन्हें संभाल लेती, लेकिन इन दोनों के रहने से नुकसान थोड़ा कम होगा। जिस पर यूसुतो कहता है कि उन दोनों के रहने से नुकसान ही नहीं होगा। तभी वहाँ की जमीन हिलने लगी और वो सरपेंट बाहर आ गया। पूरी स्क्वाड ने मिलकर उसे सरपेंट पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में सरपेंट ने अपने टेंटिकल से हमला किया, जिन्हें स्क्वाड मेंबर से रोक रहे थे। तभी एक स्क्वाड मेंबर पर अचानक एक टेंटिकल हमला करने वाला था, जिसे देखकर उसके दो साथी उस हमले को ब्लॉक कर लेते हैं। दूर से कोंगुरा और यूसुतो उनकी फाइट को देख रहे थे। कोंगुरा ने कहा कि उन सभी की फाइटिंग मूवमेंट बहुत अच्छी है, इससे वो सभी एक मिड लेवल के बॉस को आराम से हरा सकते हैं। लेकिन इस सरपेंट की बात अलग है, ये उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते। उसने यूसुतो को रेडी किया और वो दोनों तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ गए। उस सरपेंट ने कोंगुरा पर हमला किया और कोंगुरा ने अपने एक ही हमले से उसे दूर झटक दिया। तभी यूसुतो सामने आया, जिसने उस सरपेंट के टेंटिकल्स पर अटैक किया, जिससे उस सरपेंट ने बहुत सारे हमले यूसुतो पर किए, जिससे यूसुतो बच गया और सरपेंट वहां से मौका पाकर भागने लगा। जिसे देखकर तेजी से फ्यून उसकी तरफ बढ़ी और उस मॉन्स्टर के सामने आ गई। कोंगुरा ने यूसुतो से ध्यान से फ्यून को देखने के लिए कहा कि अब वो अपनी फुल पावर को दिखाने वाली है। फ्यून तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ी और उसे जगह जगह से काटने लगी और अपने फाइनल अटैक में उसने सरपेंट के सेल को काट दिया, जिसे देखकर यूसुतो हैरान हो गया। उसने अपनी स्क्वाड को फिर से रेडी किया। वहीं यूसुतो को लगा कि उसका काम खत्म हो चुका है, इसीलिए उसने अपने वेपन को अंदर रखा। जैसे ही फ्यून ने उस बेहोश सरपेंट को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई, वैसे ही वो सरपेंट जाग उठा और उसने अपने टेंटिकल्स के जाल को इधर उधर मारना शुरू कर दिया, जिससे कोई भी उसके पास नहीं जा पा रहा था। फ्यून भी उससे दूर हो गई, जिसका फायदा उठाकर वो सरपेंट तेजी से भागने लगा। ये देखकर यूसुतो भी उसके पीछे जाने लगा, लेकिन उस सरपेंट ने अपने टेंटिकल से यूसुतो को मार दिया, जिससे उसकी वाइटैलिटी 24 से बढ़ गई और वो रिस्पॉन होकर सरपेंट के शरीर पर चढ़ गया। वो सरपेंट गोल गोल घूम रहा था ताकि कोई भी उसके पास न जा सके, लेकिन यूसुतो उसके एचेस को पकड़कर छलांगे मारता हुआ उसके पास जा रहा था और यूसुतो जितनी बार भी मरेगा वो रिस्पॉन होकर सरपेंट के पास ही आ जाएगा। सरपेंट ने यूसुतो को देखा और वो अपने शरीर को लहराने लगा, जिससे यूसुतो का हाथ छूटा और वो तेजी से दीवार में जा लगा, जिससे उसके चीथड़े उड़ गए। वो वापस रिस्पॉन हुआ, लेकिन टेंटिकल्स ने उसे फिर से मार दिया। तीसरी बार रिस्पॉन होकर उसने फिर से सरपेंट के शरीर को पकड़ लिया, लेकिन इस बार वो सरपेंट एक छोटे से होल में घुसने जा रहा था। दरअसल ये मॉन्स्टर इस टावर की अपर लेयर में जा रहा था। अपर लेयर में आने के बाद उस सरपेंट और यूसुतो का साथ छूटा और यूसुतो धड़ाम से नीचे आ गिरा, जहाँ पर उसे हाई लेवल के मैजिक क्रिस्टल्स दिखाई दिए। लेकिन यूसुतो को देखकर समझ नहीं आया कि ये हाई लेवल के क्रिस्टल्स हैं और सामने ही उसके सरपेंट खड़ा हुआ था, जिसने तेजी से यूसुतो पर हमला किया और यूसुतो भी उस हमले से तेजी से बच रहा था। इस सरपेंट को अकेले हराना यूसुतो के बस की बात नहीं थी, इसीलिए वो कोंगुरा और बाकी लोगों के पास जाने लगता है। उस सरपेंट ने अपनी पूंछ से यूसुतो पर हमला किया, जिसे यूसुतो डॉज कर उस गड्ढे की तरफ तेजी से भागने लगा। पीछे से टेंटिकल से हमला हुआ, जिसे यूसुतो जंप करके डॉज करता है और तेजी से उस गड्ढे की तरफ भागने लगता है। जब सामने से अटैक आते हैं तो वो नीचे से स्लाइड कर निकल जाता है और उस गड्ढे में छलांग लगा देता है और कुछ ही देर में उन सभी के पास पहुंच जाता है और उसने सबको बताया कि सरपेंट अपर लेयर में जाकर रुक गया है, तो वहां पर हम सभी जाकर उसे एक बार में खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर चीफ फ्यून ने पूछा कि वहां पर क्या मैजिक स्टोन्स का कलर कुछ अलग था। ये सुनकर यूसुतो ने चीफ को सारी बात बताई। चीफ फ्यून ने कहा कि अब उसे सारी बातें समझ आ गई हैं। जब हॉक स्क्वाड सरपेंट से फाइट कर रहे थे, उन्होंने सरपेंट को एनालाइज किया और उसमें हाई प्योरिटी का माना पाया गया और तब मुझे लगा कि यहाँ पर एक ऐसा एरिया हो सकता है जहाँ पर हाई प्योरिटी के स्टोन्स पाए जाते हैं और जो कि वहाँ पर हाई लेवल के मैजिक स्टोन्स हैं। इसलिए वो सरपेंट उस जगह को कभी छोड़कर नहीं जाएगा। फिर वो आगे बढ़ने लगती है उस सरपेंट के घोंसले तक जाने के लिए, लेकिन उसे याद आता है कि उसे तो रास्ता ही नहीं पता है। इसीलिए वो यूसुतो से कहती है कि आगे का रास्ता दिखाओ, जिसके बाद वो सभी उस गड्ढे से हाई प्योरिटी मैजिक स्टोन्स के पास आ जाते हैं और उनकी स्क्वाड टीम उस गड्ढे को चढ़ने में स्ट्रगल कर रही थी। फ्यून ने अपनी तलवार को निकाला और सभी को लड़ने के लिए तैयार किया। सभी तेजी से उस सरपेंट को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़े और वो सरपेंट भी तैयार हो चुका था उन सबसे लड़ने के लिए। कोंगुरा किसी की भी मौत नहीं चाहता था, इसीलिए वो तेजी से बढ़ा और अपनी फ्लेम्स के साथ उस सरपेंट पर हमला किया, जिसे देखकर उस सरपेंट ने भी हमला किया। लेकिन कोंगुरा का हमला इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सरपेंट उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा, लेकिन स्किन मजबूत होने की वजह से उस सरपेंट पर कोई असर नहीं हुआ और वो खड़ा होकर अपने टेंटिकल से सभी पर हमला कर देता है, जिसे सभी ब्लॉक कर रहे थे। वहीं पर एक स्क्वाड का मेंबर था जिसे वो टेंटिकल से मार देते हैं
ये देखकर उनका लीडर चीख उठता है। थोड़ी देर के लिए वो सभी कॉन्फिडेंट हो गए थे कि वो आसानी से इस सर्पेंट को मार देंगे, लेकिन जैसे ही गार्ड डाउन हुआ उनका एक साथी मारा गया। इसी का फायदा उठाकर वो टेंटिकल्स भी लीडर के ऊपर हमला कर देते हैं। डर से लीडर ने अपनी आंखें बंद की। तभी यूसुतो आ गया जिसने टेंटिकल्स को दूर किया और उसे ध्यान से लड़ने के लिए कहा, क्योंकि अगर वो भी मर गया तो जिनकी मौत हुई है उनका सम्मान करने वाला कोई नहीं बचेगा। वो यूसुतो की बात को समझ गया और लड़ने के लिए तैयार हो गया। कोंगुरा भी उस सर्पेंट के स्किन को छेद नहीं पा रहा था, इसीलिए वो उछलकर पीछे आ जाता है। तभी चीफ फ्यून अपने डोमेन फ्रोस्ट टाइट अल्टीमेट एक्सपेंशन का यूज करती है, जिससे आसपास की सभी चीजें जम जाती हैं, साथ ही वो सर्पेंट भी। और चीफ फ्यून के बाल ब्लैक से व्हाइट हो जाते हैं। तभी उस सर्पेंट ने आइस को तोड़ा और वो बाहर निकल आया और उसने अपने टेंटिकल से चीफ फ्यून पर हमला किया, जिसे पहले तो चीफ फ्यून डॉज कर रही थी, लेकिन फिर उन सभी टेंटिकल्स को काटने लगती है, जिससे वो सर्पेंट तड़प उठा और अपनी पूंछ से चीफ फ्यून पर हमला किया। जैसे ही चीफ फ्यून ने उसे डॉज किया तो सर्पेंट ने अपने जबड़े से हमला कर दिया, जिसे चीफ फ्यून ने फिर से डॉज किया और अपने अल्टीमेट स्ट्राइक का यूज करती है और उस सर्पेंट पर हमला करती है, लेकिन वो सर्पेंट तेजी से साइड हट जाता है। एक जोरदार धमाका हुआ, जिसका फायदा उठाकर उस सर्पेंट ने अपनी पूंछ से चीफ फ्यून पर हमला किया और उसे दूर पटक दिया। चीफ फ्यून की तलवार जो उनसे दूर हो चुकी थी उसे यूसुतो ने देखा और उसे समझ आ गया कि उसकी तलवार इतनी ज्यादा शार्प नहीं है कि वो सर्पेंट के कवच को काट पाए, इसीलिए वो उस चीफ फ्यून की तलवार को यूज करने का सोचता है। उस सर्पेंट ने यूसुतो को सामने देखा और वो तेजी से यूसुतो को खाने के लिए बढ़ा। यूसुतो ने भी कुछ नहीं किया और वो शांति से मर गया। रिस्पॉन होकर उसने चीफ फ्यून की तलवार को उठा लिया और वो चीफ फ्यून की तरह तेजी से मूव नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने तलवार को गर्दन पर रखा और अपनी गर्दन को काट दिया, जिससे उसकी स्ट्रेंथ 34 से बढ़ गई और यूसुतो रिस्पॉन होकर सर्पेंट के ऊपर आ गया और तेजी से उस सर्पेंट के गले को काट दिया, जिससे उस सर्पेंट का सर अलग जा गिरा और इस तरह से यूसुतो ने उस सर्पेंट को मार दिया, जिसके लिए चीफ फ्यून ने यूसुतो को धन्यवाद कहा कि उसने सबऑर्डिनेट्स की मौत को जाया जाने नहीं दिया। तभी यूसुतो को नोटिफिकेशन आया कि इस टावर का बॉस मारा जा चुका है और उसके रिवॉर्ड उसकी इन्वेंटरी में भेज दिए गए हैं। ये बात वो चीफ फ्यून को बताता है, जिससे चीफ फ्यून को समझ आता है कि उन सबकी एक गलती थी। उन्हें ये समझ नहीं आया कि इस टावर में सारी चीजें अलग चल रही हैं। एक मॉन्स्टर जो अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, एक बड़ा सा पत्थर जो चल सकता है और एक बड़ा सा सर्पेंट जो इस टावर का बॉस है और कहीं भी आ जा सकता है। और आखिर में ये टावर जिसके बाहरी एरिया में नॉर्मल मैजिक स्टोन्स पाए जाते हैं, लेकिन अंदर में हाई लेवल के मैजिक स्टोन्स। यूसुतो ने सभी को धन्यवाद कहा कि उनके बिना ये सब मुमकिन नहीं था। तभी टावर क्लोज होने लगा और वो सभी बाहर आ जाते हैं। जितना भी रिवॉर्ड यूसुतो ने पाया था वो मैनेजमेंट ब्यूरो को दे देता है, ये कहकर कि वो सभी के साथ इस रिवॉर्ड को बांटना चाहता है। और इसकी बात उसने हॉक स्क्वाड के लीडर से पहले ही कर ली है। जब कोंगुरा और यूसुतो चीफ फ्यून के ऑफिस से बाहर निकले तब उन्हें हॉक स्क्वाड का लीडर सैन दिखाई दिया, जो कोंगुरा और यूसुतो से रिक्वेस्ट करता है कि जल्द ही ज़्यूस टावर पर एक ऑपरेशन शुरू होगा और वो इतना भी ताकतवर नहीं है कि अपने टीममेट्स की रक्षा कर सके, इसलिए वो चाहता है कि यूसुतो और कोंगुरा उसे ट्रेन करें। जिसके बाद 1 महीने बीत जाते हैं। मैनेजमेंट ब्यूरो में सैन कोंगुरा के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन उसका एक भी हमला कोंगुरा को छू तक नहीं पा रहा था। तभी पीछे से यूसुतो हमला करता है, जिसे कोंगुरा आराम से ब्लॉक कर लेता है और इसी का फायदा उठाकर सैन भी पीछे से हमला करता है। कोंगुरा अपनी तलवार को घुमाकर उन दोनों को दूर ढकेल देता है। दरअसल 1 महीने पहले जब सैन ने यूसुतो और कोंगुरा से उसे ट्रेन करने के लिए कहा, तब यूसुतो ने बताया कि वो खुद कोंगुरा के नीचे ट्रेन हो रहा है। सैन यूसुतो से इंसिस्ट करता है कि उसे भी वैसी ही ट्रेनिंग मिले जैसी वो करता है। यूसुतो ने कोंगुरा की तरफ देखा और कोंगुरा ने हामी भर दी, इसलिए वो दोनों आज कोंगुरा के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो दोनों मिलकर भी कोंगुरा को छू तक नहीं पा रहे और कोंगुरा भी उन सबको फाइट के बीच में लेक्चर दे रहा था। दोनों कोंगुरा को हराने के लिए एक साथ उस पर हमला करते हैं, लेकिन कोंगुरा अपनी फ्लेमिंग एबिलिटी का यूज करता है और उन दोनों को दूर ढकेल देता है। ट्रेनिंग खत्म हुई और वो दोनों हार गए, जिसके बाद वो तीनों मैनेजमेंट ब्यूरो के हॉल में आ जाते हैं, जहाँ पर स्क्रीन में बताया जाता है कि ज़्यूस टावर के लिए ऑपरेशन शुरू होने वाला है, इसलिए जो चैलेंजर उस ऑपरेशन में भाग लेना चाहता है वो आकर टेस्ट को दे सकता है। सैन भी तैयार था अपने लोगों को बचाने के लिए, जिसके बाद बहुत सारे चैलेंजर्स आए इस टेस्ट को देने के लिए, जिसकी पावर को जांचने के लिए चीफ फ्यून थी और यूसुतो ने यूरी और मानो को भी बुला लिया था, जो पहले से कई ज्यादा पावरफुल हो चुकी हैं। और मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। इसके पूरे 40 चैप्टर आए थे। पार्ट 1 में मैंने 30 चैप्टर को कवर कर लिया था और इस पार्ट में मैंने पूरे 10 चैप्टर को कवर किया है। आगे के चैप्टर से जैसे ही आएंगे मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर दूंगा और बाकी जो सीरीज तुम्हें अच्छी लगती है उसे नीचे कमेंट करो ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, लेकिन अगर नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। जब मेरी वीडियो